जेजे के सीजन 3 एपिसोड 1 आ चुका है। शिबुया, एक शहर जो कभी रोशनी, आवाज और जिंदगी से भरा था, आज सिर्फ खामोशी, तबाही और मौत की बदबू से घिरा हुआ है। हर गली में टूटे हुए बिल्डिंग्स, हर मोड़ पर भटके कर्स स्पिरिट्स, और इन सब के बीच दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर गोजो सतोरू सील्ड है और पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है एक ऐसा दिमाग जो 1000 साल से जिंदा है। 1000 साल पुरानी सोच, केंजाकू। हाँ, एक ऐसा सॉर्सरर जो 1000 साल से जिंदा है। बॉडी बदलता रहा, नाम बदलता रहा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका प्लान। ये कोई वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान नहीं है, ये ना बदला है ना नफरत, ये है एक एक्सपेरिमेंट। केंजाकू का मानना है इंसान और कर्स एनर्जी अपनी फाइनल फॉर्म तक नहीं पहुंचे, और अगर ह्यूमैनिटी को फोर्स करके इवॉल्व किया जाए, अगर सब लोगों की सोल्स को टेंजन के सिस्टम से जोड़ दिया जाए, तो क्या पैदा होगा? एक नई स्पीशीज, एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस, या एक डिजास्टर? सच तो ये है, केंजाकू खुद भी नहीं जानता, वो सिर्फ रिजल्ट देखना चाहता है। और शिबुया की ये तबाही, ये सब सिर्फ उस एक्सपेरिमेंट का एक पहला स्टेप था। इस तबाही के बीच एक लड़का खड़ा है, अकेले, नाम यूजी इतादोरी, द मेन कैरेक्टर ऑफ जेजे। ना रेस्ट, ना डर, ना पीछे मुड़ने का ऑप्शन, बस एक ही काम। जितने मॉन्स्टर सामने आते जा रहे हैं, यूजी उन्हें एक के बाद एक खत्म करता जा रहा है। हर पंच में गुस्सा है, हर किक में गिल्ट है। ये सब मेरी वजह से हुआ, सुकूना मेरी बॉडी में है, तो इन सबको खत्म करना भी मेरी जिम्मेदारी है। एंड यूजी एक बिल्डिंग में होता है, एंड वहाँ वो सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर रहा होता है। देन जैसे ही वो उस बिल्डिंग से कूदता है, एक शिकिगामी, हाँ सही सुना, एक शिकिगामी अपीयर होता है, एंड वो यूजी को पकड़ लेता है और वहाँ से गिर जाता है। यूजी इतादोरी को अपने हाथ में पकड़ के, इट मींस यूजी इतादोरी जस्ट शिकिगामी के नीचे है, एंड शिकिगामी गिर जाता है और सब तहस नहस। उसके बाद दिखाते हैं यूजी इतादोरी को कि वो किसी की तलवार हाथ में पकड़े हुए है, यानी कि वो तलवार को रोक रहा होता है। अगर वो ना रोकता तो वो तलवार उसके दिल के आर पार चली जाती। एंड तब एंट्री होती है युटा ओकोत्सुकी। देन सीन शिफ्ट होता है जेनिन क्लैन में। यहाँ पे एंट्री होती है नाओया की एंड माई एंड माकी की मदर की। देन नाओया उनकी मदर से पूछता है कि माकी और माई की तबीयत कैसी है, लाइक जेलसी में, एक एटीट्यूड में, क्योंकि वो दोनों किसी काम की नहीं थी जेनिन क्लैन में। कॉज माकी पे कर्स एनर्जी नहीं थी एंड माई वीक थी। देन मदर नाओया को कहती है कि आपको क्लैन हेड की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि नाओया के फादर यानी कि नाओबितो जेनिन मौत की कगार पे हैं। सीजन 2 के एंड में नाओबितो वही है जिनका हाथ कटा था, सो वो घायल है एंड मौत की कगार पे हैं। माकी एंड माई की मदर एंड नाओया उसी रूम में जा रहे होते हैं जहाँ पे पूरी फैमिली होती है जेनिन क्लैन की, यानी कि सारे एल्डर्स। नाओया चलते हुए बोलता है कि माकी तो वैसे भी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उस पे कर्स एनर्जी नहीं थी, एंड माई वो वीक थी, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि उन लोगों की जेनिन क्लैन में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। देन नाओया एंड माई माकी की मदर रूम में एंटर करते हैं, एंड ओगी यानी नाओबितो के भाई, वो नाओया को कहते हैं कि तुम लेट हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ तुम्हारे पापा की हालत कैसी है और तुम इतनी लेट आ रहे हो। देन नाओया कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, उनकी मौत में रोक तो नहीं सकता, मेरे यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी अगला क्लैन हेड जेनिन क्लैन का तो मैं ही बनूंगा। देन वो अंदर आते हुए कहता है ओगी को कि आप पापा के छोटे भाई हो के भी अनाड़ी रह गए, यानी कि आप पे इतने स्किल्स नहीं है, और आपकी बेटी वो तो और ही महान, यानी कि माकी एंड माई, जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इस वजह से ओगी की भी रिस्पेक्ट नहीं करी जाती इस क्लैन में। एंड बात रही मेरे दो भाइयों की, यानी नाओया के दो भाई की, उन्हें भी कुछ नहीं आता, वो भी कुछ खास नहीं है। और वो जिंची को देख के बोलता है कि तुम्हारी तो शक्ल ही बेकार है, शायद तुम तोजी पे गए होते तो हम तुम्हारा कुछ सोचते कि अगला क्लैन लीडर किसे बनाना है। एंड उसी वक्त ओगी नाओया की गर्दन पे तलवार रख देता है। तब नाओया बोलता है पापा की हालत सीरियस है, पता है मुझे, अब क्या जान ले लोगे मेरी? एंड जिनिची दीवार में गड्ढा कर देता है घूसा मार के। तब एंट्री होती है 3 फुट के बंदे की, मे बी ये इनका लॉयर है या डॉक्टर, आई थिंक लॉयर ही लग रहा है, क्योंकि ये अपने साथ लाया था नाओबितो जेनिन की वसीयत, जिसमें सब लिखा था कि नाओबितो यानी क्लैन लीडर के बनने के बाद अगला क्लैन हेड किसे बनाया जाएगा और पावर्स किस पे होंगी। देन वो 3 फुट का आदमी बैठता है एंड बोलता है अगर किसी को एतराज ना हो तो मैं ये वसीयत पढ़ने जा रहा हूँ। और नाओबितो सर ने कहा था अपने मरने से पहले ये वसीयत तभी पढ़ना जब ये तीनों प्रेजेंट हो, यानी कि नाओया जेनिन, ओगी जेनिन एंड जिनिची जेनिन। अब यहाँ वसीयत पढ़ी जा रही है और पहली शर्त ये है कि नाओबितो जेनिन के मरने के बाद अगला 27वां जेनिन क्लैन का लीडर नाओया जेनिन को बनाया जाएगा। दूसरी शर्त में ये लिखा था कि नाओबितो जेनिन के मरने के बाद सारी जायदाद और शापित शक्तियां जो कि गुप्त तहखानों में कैद है, उन सब पे नाओया क्लैन का हक होगा। हक तो नाओया क्लैन का होगा, लेकिन उन चीजों को यानी शापित शक्तियां और उसकी जायदाद को यूज करने के लिए तुम्हें ओगी जेनिन और जिनिची जेनिन की लिखित में परमिशन चाहिए होगी, यानी जब वो लोग ग्रांट करेंगे कि यहाँ यूज कर लो लिखित में, तभी वो चीजें यूज हो पाएंगी, लेकिन हक उनपे नाओया क्लैन का ही रहेगा। देन नाओया के लिए एक रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर जायदाद और शापित शक्तियों पे मेरा हक है तो मैं इन लोगों से परमिशन क्यों लूज चीज की, लेकिन फिर भी वो इन इमोशंस को कंट्रोल करके कहता है चलो ठीक है, बट उसके एक्सप्रेशंस एकदम गुस्से वाले होते हैं। एंड थर्ड शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना कि अगर गोजो सातोरू मर जाता है या अपनी सूझबूझ खो देता है, मेगुमी फुशिगुरो को जेनिन क्लैन में वापसी लाया जाएगा एंड वो अगला हेड होगा, यानी नाओया मेगुमी फुशिगुरो के जिंदा रहते हुए क्लैन हेड नहीं बन सकता, और सब जायदाद और सब शापित शक्तियां मेगुमी फुशिगुरो के अंडर आ जाएगी। एंड यहाँ पे नाओया का रिएक्शन देखने वाला होता है, क्योंकि वो अगला क्लैन हेड बनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, नॉट इन क्यूरियस वे, जस्ट जेलसी कि हाँ अगला क्लैन हेड मैं ही बनूंगा, एक एटीट्यूड
एटीट्यूड था उसमें, लेकिन जब उसने थर्ड शर्त सुनी उसके अंदर जेलसी हो गई कि मेगमी फुशिगुरो को मैं मार के रहूंगा। देन तीसरी शर्त सुनने के बाद नाओया जेनिन रूम को लीव कर देता है और बोलता है इन दो भाइयों से तो कुछ नहीं होगा, यानी कि जिनिची एंड ओगी, क्योंकि नाओया को ऐसा लगता है कि सब लोग उससे चिढ़ते हैं, यानी कि ओगी और जिनिची उससे चिढ़ते हैं, सो ये लोग मेगमी को नहीं मारेंगे, उसे अगला क्लैन हेड बनने देंगे। लेकिन यहाँ पे नाओया बोलता है माकी एंड माई की मदर को आजकल ये मेगमी कर क्या रहा है और ये कहाँ पे है। तब माकी की मदर बताती है कि वो शिबुया में है, मेगमी फुशिगुरो को यूजी को ढूंढने के मिशन पे भेजा हुआ था शिबुया में। देन नाओया पूछता है कि ये यूजी कौन है। तब माकी की मदर बताती है कि यूजी इतादोरी सुकुनो का वेसल है। तब नाओया बोलता है कि यूजी इतादोरी को मेगमी फुशिगुरो ढूंढने निकला है, सो इट मींस अगर मैं सुकुनो के वेसल को मारूंगा यानी यूजी इतादोरी को मैं मारूंगा तो अपने आप मेगमी मेरे सामने आ जाएगा एंड मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। एंड जेलसी में वो निकलते वक्त वो यही बोलता है कि जेनिन क्लैन का अगला वारिस मैं ही हूँ, सो अगला क्लैन हेड मैं ही बनूंगा, मेगमी को जिंदा नहीं रहने दूंगा। देन ये सीन शिफ्ट होता है शिबुया में, जहाँ पे यूजी इतादोरी अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट कर रहा होता है कि सुकुना उसके अंदर है एंड सुकुना ने सब तबाह कर दिया, यानी कि मैंने सब तबाह कर दिया। सो उसकी आंखों के आगे यही सब चीजें चल रही होती है कि नोबारा कैसे मरी एंड ननामी सर कैसे मरे और उसके बाकी साथी कैसे घायल हुए, ये सब जस्ट किसकी वजह से हुआ, सुकुना की वजह से। वो इन सब चीजों का ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है, एक्चुअली यूजी का नेचर ही ऐसा है। देन एंट्री होती है चोसो की। चोसो बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, वो सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। वो जस्ट उसे मोटिवेशन देता है और पूछता है अब तुम्हारे घाव कैसे हैं। तब यूजी बताता है कि जहाँ जब ब्लैक फ्लैश लगी थी जस्ट वहीं दर्द हो रहा है एंड वागी मैं रिकवर कर रहा हूँ। एंड चोसो बोलता है अगर तुम्हें जुजुत्सु हाई जाना है तो तुम जा सकते हो, मेरे को शोसो एंड वाकी मेरे भाइयों की अस्थियां लेने जाना पड़ेगा। तब यूजी बोलता है बात वापस जाने की नहीं है, वो एक्चुअल में रिग्रेट कर रहा था। वो कहता है मेरे हाथों इतने लोग मारे गए जो मेरे अंदर सुकूना है एंड उसके दिमाग में मेगमी की बात चल रही होती कि जिसे आज तुम इतना बचा रहे हो वो कल को किसी और की जान ले तब तुम क्या करोगे। देन यूजी चोसो से सवाल करता है कि मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा तब भी तुमने मेरा साथ दिया। देन चोसो बोलता है कि वो जस्ट एक इंसिडेंट था, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, अगर मेरे भाई होते मेरे बदले वो भी यही करते। देन यूजी कहता है अच्छा अगर ये बात है तो चलो फिर मेरे साथ चलो, यहाँ पे शिबुया में जितनी भी शापित आत्माएं हैं इनकी तादाद कम करते हैं। देन ये लोग निकल पड़ते हैं इन सबको मारने एंड एक एक करके यूजी इतादोरी एंड चोसो इन सबको मार रहे होते हैं एंड इन लोगों का एक प्लान होता है कि एक साथ बहुत सारी आत्माओं को हमें खत्म करना है। सो इनका प्लान मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। यूजी इतादोरी अपनी तरफ सारी शापित आत्माएं अट्रैक्ट करता है एंड उन्हें अपने पीछे भगाता है एंड मार भी रहा होता है, कईयों को एक के बाद एक खत्म कर रहा होता है। देन यूजी इतादोरी के पीछे बहुत सारी शापित आत्माएं पीछे पड़ जाती है एंड वो स्पीड में भाग रहा होता है एंड वो घुसता है एक टनल में वो भागता हो जाता है, एंड में अंधेरा होता है बहुत ज्यादा। तब एक रेड लेजर निकलती है एंड वो सारी शापित आत्माओं को मार देती है। वो होता है चोसो। चोसो पे कन्वर्जेंस और ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है, यानी ये खून को प्रेशराइज्ड करके उसकी एक लेजर मारता है जस्ट लाइक बुलेट, उस ब्लड के प्रेशर को शूट करता है, जितना ज्यादा प्रेशर उतना बढ़िया रिजल्ट। सो इस टेक्निक से वो सब शापित आत्मा को खत्म कर देता है जो यूजी के पीछे पड़ी होती है। देन उसी टाइम चोसो के पीछे से एक शापित आत्मा चोसो पे अटैक करने वाली होती है एंड यूजी उसे एक मुक्का मार के गिरा देता है, अपना हैवी अटैक मारता है एंड उस आत्मा को खत्म कर देता है। एंड चोसो उसकी शक्ति से बहुत हैरान होता है, यानी कि जब ये मेरे से लड़ रहा था ये अपनी फुल फॉर्म में नहीं था, लेकिन इस वक्त ये पूरा मोटिवेटेड है एंड ये पूरी फुल फॉर्म में है। देन चोसो यूजी की तारीफ करते हुए उसे मोटिवेट करता है और ज्यादा, कि कहता है बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा करा। तब एंट्री होती है नाओया की। वो कहता है मेगमी फुशिगुरो तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, या फिर मैं ही जल्दी आ गया। तब यूजी कहता है तुम हो कौन। तब वो बताता है मैं तो मेगमी को ढूंढ रहा हूँ और कहता है तुम दोनों भागोगे तो नहीं ना। यूजी कहता है मैं भागूंगा क्यों। तब नाओया बताता है कि तुमको मौत की सजा सुनाई गई है इस वजह से, और अब तो गोजो का हाथ भी नहीं है तुम्हारे सर पे क्योंकि वो सील हो चुका है। देन उसके बाद यूजी कहता है तुम्हारा मेगमी से क्या काम है, तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो। नाओया बताता है अगर वो मरने से पहले मेरी वसीयत में 2 शब्द लिख दे तो बहुत बढ़िया होगा, और तुमने अगर हमारे बीच में टांग अड़ाई तो तुम्हारी मैं टांगे तोड़ दूंगा। देन उसी वक्त नाओया यूजी के पीछे आ जाता है एंड उस पे अटैक कर देता है। तब चोसो यूजी की हेल्प करते हुए आता है, लेकिन नाओया उससे भी बच जाता है। एक्चुअली नाओया पे 20 FPS टेक्निक है जो कि उसके फादर पे भी थी 9 बितों पे। देन नाओया चोसो को भी मारता है एंड उसके बाद दोनों इससे पीछे हट जाते हैं। देन आपस में डिस्कस करते हैं कि ये बहुत फास्ट है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तब नाओया कहता है कि तुम दोनों को तो मैं हल्का समझ रहा था लेकिन तुम तो मेरी उम्मीद से बेहतर हो। एंड इधर चोसो सोचता है कि इस पे कोई तो खास टेक्निक है जिसका हम पता नहीं लगा पा रहे। देन नाओया अपने मन ही मन में सोचता है कि इन दोनों के लिए मेरे को अपनी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। एंड तभी तीनों को एक अलग एनर्जी का एहसास होता है एंड तभी यूजी सोचता है गोजो सर। फिर वो बोलता है नहीं, ये एहसास उससे भी डरावना है। तब एंट्री होती है यूटा ओकोत्सु की एंड यूटा ओकोत्सु सोचता है कि यूजी तो यहाँ पे अकेला नहीं है, इसके साथ तो 2 और बंदे, बट एक्चुअल में उसे नहीं पता एक यूजी का भाई है एक यूजी का एनिमी है। यूटा ओकोत्सु बोलता है कि वैसे तुम दोनों यूजी के कौन हो। देन चोसो सोचता है कि यानी कि इसे यूजी को मारने भेजा है। तब नाओया बोलता है कि अरे रुको भाई, मैं तुम्हारी साइड हूँ, एक्चुअली मैं भी मेगमी को मारने आया हूँ और तुम यूटा ओकोत्सु हो ना। तब यूजी को याद आता है कि उसे मेगमी फुशिगुरो ने बताया था कि यूटा ओकोत्सु 2nd ईयर वाला, उस पे भी स्पेशल टेक्निक्स है जैसे कि गोजो पे है। तब यूटा पूछता है कि आपकी तारीफ। तब नाओया बताता है मैं नाओया जेनिन हूँ, माकी का कजन, मेरे को भी तुम्हारी तरह यूजी को मारने भेजा है। तब चोसो
यूजी से बात करता है एंड उसे धीरे से बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ये दोनों तुम्हारे पीछे पड़े हैं, इट मीन्स तुम्हें भागना होगा। तब चोसो बोलता है कि नाओया रफ्तार में माहिर है, यानी कि मैं इसे यहाँ संभालता हूँ, तुम भागो, क्योंकि हम दोनों एक साथ भागेंगे तो हमारा बचना नामुमकिन है। एंड दूसरी साइड नाओया बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन बदले में मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ कि तुम यूजी को मारने के बाद इसकी खबर ऊपर के लोगों पे थोड़ी देर से पहुंचा सकते हो, क्योंकि मेरे को इसके नाम से एक चारा बनाना है मैगमी के लिए, क्योंकि अगर यूजी मर जाएगा और खबर फैल जाएगी तो मैगमी कभी आएगा ही नहीं चारा बन के। सो नाओया को यूजी को चारा बनाना था मैगमी के लिए, ताकि वो मैगमी को मार पाए। तब चोसो बोलता है कि वो लड़का यानी कि यूटा, इसकी पावर गोजो सातोरू जैसी है और ये दोनों तुम्हारे पीछे पड़े हैं, सो इन्हें मैं यहाँ पे संभालता हूँ और तुम भागो, लेकिन ये दोनों तुम्हारे पीछे पड़े हैं। वैसे यूटा नाओया से बोलता है, क्योंकि नाओया जब अपनी शर्तें बताता है कि ऊपर देर तक पहुंचानी है खबर, तभी यूटा बोलता है कि ठीक है फिर एक को आप संभालो, एक को मैं संभालता हूँ। और वैसे ही यूजी भागने लगता है एंड यूटा उसका पीछा करता है, लेकिन चोसो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से यूटा पे हमला करता है, लेकिन यूटा बच के उसका पीछा करने लग जाता है। और यहाँ पे नाओया बोलता है कि तुम्हारे पे तो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है ना, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इसमें ब्लड पियर्सिंग करनी पड़ती है और कन्वर्जेंस चाहिए, उसके लिए चाहिए होता है टाइम, क्योंकि ब्लड को प्रेशराइज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। एंड एज यू नो नाओया की स्पीड बहुत तेज है, तो वो कहता है यानी तुम मेरे हाथों ही मरोगे यहाँ पे। देन सीन शिफ्ट होता है इंट्रो पे, जहाँ पे यूजी के ऊपर शिकिगामी गिरता है एंड वो सीन की कंटिन्यूएशन यहाँ पे होगी। तब वो शिकिगामी उठता है, सो बिल्डिंग तहस नहस हो रखी होती है एंड बिल्डिंग के नीचे दबा होता है यूजी एंड यूटा। यूटा अपनी तलवार हाथ में पकड़े हुए यूजी के आर पार करने वाला होता है, लेकिन यूजी उसी टाइम तलवार को पकड़ लेता है। यूटा और यूजी की लड़ाई के वक्त अपनी तलवार से यूटा प्रॉपर अपनी फॉर्म में हमला करता है यूजी पे, लेकिन यूजी हर वार से बच निकलता है, लेकिन उस पे सिर्फ एक स्क्रैच आता है जो कि उसकी तलवार से होता है। यूटा कहता है मैंने इतनी तेज हमला करा, इसे कुछ तो लगा होगा ना, एंड वही वो स्क्रैच होता है जो यूटा यूजी के फेस पे मार देता है। तब यूटा कहता है मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। तब यूजी सोचता है कि एक्चुअल में कमजोर है, लेकिन ये अपनी शापित शक्ति से अपनी कमजोरी छुपा रहा है, इस पे गोजो सर के मुकाबले बहुत ज्यादा शापित एनर्जी है। तब यूटा बताता है कि मेरे पे एनर्जी तो बहुत ज्यादा है गोजो सर के मुकाबले, लेकिन गोजो सर पे 6 आई टेक्निक है, यानी कि उनका जो वार होता है वो खाली नहीं जाता उस टेक्निक में। एंड आगे वो और इलेबोरेट करके बताता है कि मेरी शापित ऊर्जा खत्म हो सकती है, लेकिन गोजो सर की कभी नहीं हो सकती। देन इन दोनों की लड़ाई के वक्त यूटा में और यूटा की तलवार में दोनों में शापित एनर्जी बढ़ती जाती है एंड ये देख के यूजी हैरान हो जाता है। एंड तब यूजी को अपना पास्ट याद आता है, उन सबके सैक्रिफाइसेस जैसे कि तोदो, ननामी सर, नोबारा, एंड वो कहता है माफ करना लेकिन मैं अभी नहीं मर सकता। एंड वो ओकोत्सु के हाथ में तलवार देख के वो खुद भी एक कार में से खंजर उठा लेता है, लेकिन उसको गोजो सर की बात याद आती है कि कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो कि ट्रेनिंग में सारा टाइम हथियार पे वेस्ट कर देते हैं और उस बीच वो अपनी शापित एनर्जी का यूज करना भूल जाते हैं, सो हमें हथियार पे इतना भी डिपेंड नहीं होना। एंड तभी यूजी अपने खंजर से योटा ओकोत्सु पे हमला कर देता है एंड योटा ओकोत्सु की तलवार टूट जाती है एंड वो कहता है तो आखिर गोजो सर का स्टूडेंट इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। और तभी यूजी कहता है अब ये निहत्ता है, अब मैं इस पे अटैक कर सकता हूँ। एंड जैसे वो अटैक करने भागता है योटा ओकोत्सु का शिकिगामी यूजी को पकड़ लेता है और यूजी कहता है कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा अपनी जगह से। तब उसे रियलाइज होता है वो शिकिगामी था जो एक्चुअल में उसके ऊपर गिरा था एंड वो बहुत बड़ा होता है। तब यूटा उसके पास आता है एंड अपनी आधी तलवार से, टूटी तलवार से उसके दिल के आर पार अपनी तलवार घुसा देता है। एंड एपिसोड 1 यही खत्म होता है यूजी इतादोरी की मौत से। अब देखते हैं एपिसोड 2 में क्या होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है चोसो और नाओया की फाइट से। यहाँ पे नाओया बहुत रफ्तार से चोसो को मार रहा होता है, चोसो पे बहुत भारी पड़ता है। चोसो उस वक्त सोचता है यहाँ पे मैं अपनी कन्वर्जेंस टेक्निक यूज बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि इतना फास्ट है कि मेरे को कन्वर्जेंस टेक्निक का यूज करने ही नहीं दे रहा, क्योंकि कन्वर्जेंस टेक्निक में एक्चुअली हमें ब्लड को प्रेशराइज करना होता है, जिसके लिए हमें वक्त लगता है एंड वक्त वो दे ही नहीं रहा। एंड चोसो यहाँ पे और एक बात सोचता है, कहता है अभी तो ये अपनी फुल फॉर्म में नहीं आया, ये मेरे पे अभी से इतना भारी पड़ रहा है। तब ये दोनों थोड़ी देर का रेस्ट लेते हैं एंड एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। नाओया बोलता है तुम तो बड़े ढीठ हो यार, आखिर तुम हो कौन? तब चोसो बोलता है मैं एक बड़ा भाई हूँ 9 भाई बहनों का। उस वक्त नाओया बोलता है ये कैसे जवाब हुआ? एंड उसी वक्त चोसो अपनी फ्लोइंग रेड स्केल टेक्निक को यूज में लाता है। इस टेक्निक में जो सारी कर्ज एनर्जी होती है वो आंखों में आ जाती है एंड हमारे रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, यानी वो उसकी स्पीड को जज कर पाएगा एंड उसके अटैक्स को भी। तब फाइट होती है स्लो मो में। बेसिकली स्लो मो नहीं होता है, यहाँ पे चोसो नाओया की सारी मूवमेंट्स को देख पाता है एंड उन्हें जज कर पाता है। तभी नाओया उस पर अटैक कर देता है और चोसो डिफेंड करता है एंड चोसो पंच मारता है, लेकिन नाओया बच जाता है। एंड नाओया को तब रियलाइज होता है कि फ्लोइंग रेड स्केल टेक्निक यूज कर रहा है एंड नाओया बोलता है कि अच्छा ये अपनी सारी ताकतों को मांसपेशियों में लाके अपने रिफ्लेक्सेस बढ़ा लेता है आंखों के, जिससे कि ये मेरी हर मूवमेंट को देख पाए। बट एट द एंड नाओया चोसो से ज्यादा फास्ट है एंड वो आगे के आउटकम्स देख के ही अटैक करता है, सो वो उसको एक खंजर से मार देता है एंड चोसो का खून बहने लगता है और वो बोलता है कि देखता हूँ अब तुम कैसे जिंदा रह पाते हो, तुम्हारा इतना ब्लड बह चुका है और मैंने सुना है कि ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक वाले अपने खून को इजीली कंट्रोल कर पाते हैं। एंड तब इन दोनों की आपस में बातचीत होती है एंड ये अपने भाइयों की बात कर रहे होते हैं और चोसो पूछता है आखिर तुम अपने भाइयों से इतनी नफरत क्यों करते हो? तब नाओया बताता है कि जब बड़े भाई छोटे भाई से निकम्मे हो तो यही होता है, वो खुद तो हथियार लेके घूमते और बुराई करते तोजी की। तब चोसो बोलता है कि बड़ा भाई कैसा भी हो
वो छोटे भाई को काबिल बनाता है, क्योंकि वो जिस चीज का एक्सपीरियंस करता है वही अपना एक्सपीरियंस छोटे भाई के आगे जिक्र करके उसे परफेक्ट बनाता है। देन चोसो बोलता है कि तुम पूछ रहे थे ना तुम इतने ताकतवर कैसे हो। तब नाओया को रियलाइज होता है एंड वो भागने लगता है। रियलाइज उसे किस बात का होता है अभी आगे बताता हूँ। कि चोसो पे ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है, यानी कि ये अपने खून का पूरा बवंडर ले आता है जो कि टनल में फैल रहा होता है एंड नाओया उससे भाग रहा होता है और उसे यही रियलाइज होता है कि ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक वालों के खून बहने से कुछ नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उनकी शापित आत्मा नहीं खत्म होती। यानी कि चोसो को मारने के लिए उसकी शापित आत्मा खत्म करनी पड़ेगी, नॉट उसका खून। खून की तो वो बाढ़ ले आया पूरी एंड नाओया उससे बच के भाग ही रहा होता है। लेकिन एक टाइम पे आगे नाओया के पैर खून में जम जाते हैं, क्योंकि ये टेक्निक चोसो की होती है। और नाओया के पैर जमने के बाद नाओया सोचता है कि इन छोटी मोटी टेक्निकों से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एंड चोसो उसके सामने खड़ा होता है। वो कन्वर्जेंस यूज करने वाला होता है, वो एक्चुअली ब्लड को प्रेशराइज कर रहा होता है कि वो शूट कर सके। तब नाओया बोलता है कि मेरी टेक्निक फ्यूचर में जाके 24 फ्रेम पर सेकंड वाली की हुई हरकतों पे काम करती है। एंड यहाँ पे जैसे ही नाओया अटैक करने वाला होता है, नाओया रियलाइज करता है कि ये मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा कन्वर्जेंस टेक्निक का। एंड चोसो अपना फाइनल अटैक करता है, अपना ओरिजिनल अटैक, अपनी ओरिजिनल टेक्निक यूज करता है जो कि वो 150 सालों से बना रहा था। एंड वो टेक्निक इतनी भारी पड़ती है नाओया पे, नाओया घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। तब चोसो उसके पास आके बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आता कोई अपने बड़े भाइयों से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। एंड तभी पीछे से यूटा कोत्सु आता है एंड वो एक मुक्का मार के चोसो को साइड में गिरा देता है और वो लाश लेके आता है यूजी इतादोरी की। तब यूटा कोत्सु नाओया को कहता है कि आप तो घायल हो गए। तब नाओया बोलता है कि मेरे को कमजोर मत समझना एंड तभी वो खून की उल्टियां करता है, क्योंकि चोसो का ब्लड उसके शरीर पे जहर का काम करता है। नाओया का खून चोसो के खून से लड़ रहा होता है ताकि उसकी बॉडी में पूरा जहर ना फैले एंड वो मर ना जाए। तब यूटा बोलता है कि मैं अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी आरसीटी किसी को भी हील कर सकती है, लेकिन बदले में आपको ये ऊपर खबर पहुंचानी होगी कि यूजी इतादोरी की मौत हो चुकी है। एंड सीन शिफ्ट होता है गुफा के अंदर, जहाँ पे यूजी एंड यूटा एक साथ होते हैं, लेकिन यूजी बेहोश पड़ा होता है एंड तभी उसे होश आता है एंड वो यूटा की शक्ल देखता है। यूटा उसे देख के हंसने लग जाता है। तब यूटा रिवील करता है कि गोजो सर मेरे पे सितंबर के टाइम पे आए थे एंड उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ध्यान रखना, खासकर यूजी इतादोरी, क्योंकि वो सुकुना का वेसल है। एंड तभी यूटा कोत्सु ये सब नाटक रचाता है ताकि सबको लगे यूजी इतादोरी मर चुका है। इवन उसने नाओया को भी ये विश्वास दिला दिया कि यूजी इतादोरी मर चुका है। एंड यूजी सवाल पूछता है कि आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ। तब यूटा बताता है जब मैंने तुम्हारे दिल के आर पार तलवार घुसा दी थी, फिर उसी के बाद मैंने अपनी आरसीटी से तुम्हें ठीक कर दिया, यानी कि रिवर्स कर्स टेक्निक, उससे मैं किसी भी चीज को हील कर सकता हूँ। इवन तुम्हारा जो दिल धड़कना बंद हो गया था वो भी मैंने दोबारा शुरू कर दिया एंड इसी वजह से तुम जिंदा हो। एंड मुझे तुम्हें कुछ पल के लिए इस वजह से मारना पड़ा क्योंकि हेडक्वार्टर्स में मेरे को शपथ दिलवाई गई थी कि यूजी इतादोरी को तुम्हें मारना होगा। एंड यूजी बोलता लेकिन तुम मेरे को बचा क्यों रहे हो। तब यूटा दोबारा वही बात रिपीट करता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी सेफ्टी मांगी है मेरे से, उन लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, यानी कि वो है गोजो सातोरू। एंड यहाँ पे एंट्री होती है मैगमी फुशिगुरो की। वो कहता है यूजी को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें अभी जुजुत्सु हाई जाना होगा। इन सब चीजों के बाद वहाँ की शील्ड कमजोर हो रखी है एंड यही सही मौका होगा कि हम वहाँ चले जाएं। एंड वहाँ जाते हम माँ की सीनियर से मिलेंगे, क्योंकि और सब लोग चाहते हैं कि यूजी मर जाए। तब यूजी बोलता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ना हो, क्योंकि यूजी एक्चुअल में अभी भी अपने पास्ट में है, अपने पास्ट से वो मूव ऑन नहीं हुआ। उसको अभी भी वो चीजें हिट कर रही है कि सुकुना ने उसकी बॉडी पे काबू पाके कैसे हजारों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को मार दिया। एंड यूजी रिग्रेट कर ही रहा होता है। तभी मैगमी उसे मोटिवेट करता है एंड उसे बहुत सी चीजें बताता है कि तुम शुरुआत करो मेरे को बचाने से, एंड में तुम सबको बचा ही लोगे। तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने मारा है, तुम्हारी भी गलती नहीं थी। एंड वो कहता है हमें जुजुत्सु हाई जाना ही होगा क्योंकि सुमिकी यानी कि मैगमी की बहन केंजाकू की चपेट में है। एंड बोलता है केंजाकू ने जिन जिन लोगों को ये कर्ज टेक्निक दी थी उन सब के बीच एक गेम शुरू हो गया, द कलिंग गेम। एंड इसी गेम ने सुमिकी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मान जाओ, चलो जुजुत्सु हाई, हमें बचाना होगा सुमिकी को और बाकी सब लोगों को जो जो केंजाकू की चपेट में है। एंड मैगमी के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद यूजी मान जाता है एंड वो कहता है कि सुकुना मेरी बॉडी का इस्तेमाल करके एंड मैगमी फुशिगुरो का यूज करके कुछ बड़ी साजिश रच रहा है। एंड वो यूटा को कहता है कि मेरे को 10 उंगलियां एक साथ खिला दी गई थी सुकुना की, सो तभी वो मेरे पे कंट्रोल ले पाया था और अब मेरे अंदर है 15 उंगलियां एंड 5 उंगलियां भी बची है, यानी अगर मैं 5 उंगलियां भी एक साथ खा लूं तब भी सुकुना मेरे पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंड अगर कंट्रोल कर भी लिया तो यूटा कोत्सु तुम मेरे को बिना सोचे समझे मार देना, बिना हेजिटेट हुए। एंड यूजी मैगमी से पूछता है बताओ मेरे को अब क्या करना होगा। तब मैगमी बताता है सबसे पहले हम जुजुत्सु हाई जाएंगे एंड वहां जाके माकी से मिलेंगे और हमें ये भी ढूंढना होगा कि प्रिजन रियलम को कैसे खोलना है। प्रिजन रियलम वही चीज है जिसमें गोजो सातोरू सील्ड है। एंड तीसरी चीज नोरितोशी कामो का मकसद और प्लान हमें पता करना है कि वो आगे क्या करने वाला है और हमें वहां जाके टेनगन सर से मिलना होगा क्योंकि कलिंग गेम जुजुत्सु हाई का सबसे बड़ा अटैक है। सो इन सब के जवाब टेनगन सर पे ही मिलेंगे। सो हमें उनसे मिलने जुजुत्सु हाई जाना होगा। तब ये लोग प्लान करते हैं कि टेनगन सर से मिलेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पे 1000 ऐसे दरवाजे जो हर सेकंड अपनी जगह बदलते रहते हैं और उनमें से एक ही ऐसा दरवाजा है जो कि टेनगन सर के आगे खुलता है। लेकिन यूजी कहता है इन सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, नोबारा के साथ क्या हुआ। मैगमी
कुछ बोल नहीं पाता। यूजी समझ जाता है एंड वो फिर से रिग्रेट करने लगता है, लेकिन तभी चोसो आ जाता है। वो छुपा हुआ इन सब की बातें सुन रहा होता है, लेकिन ये बात यूटा एंड यूजी को पता थी, लेकिन मैगमी को नहीं पता था कि चोसो यही गई है। एंड चोसो बोलता है कि मेरे पे एक टेक्निक है जिससे हम टेनगन सर के पास जा सकते हैं, कि उन्हीं गेट में मेरे भी भाइयों को कैद कर रखा है। अगर मैं सही गेट के आसपास गया तो मेरे को कर्ज एनर्जी महसूस होगी एंड हम उसी गेट में घुस जाएंगे एंड हम टेनगन सर से मिल पाएंगे। देन ये लोग पहुंचते जुजुत्सु हाई, जहाँ पे माँ की सीनियर होती है। वहाँ पे यूटा माँ की सीनियर को देख के हैरान हो जाता है एंड पूछता है अब आप ठीक हो? तब माँ की सीनियर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड वो सब फिर प्लान बनाते हैं टेनगन सर का एंड वो कहते हैं कि तुम्हारे पे कोई आइडिया है? तब चोसो बोलता है हाँ मेरे पे एक आइडिया है, सुनो। जिस गेट में टेनगन सर है वहाँ से डूम ऑफ द स्टार का रास्ता भी है। डूम ऑफ द स्टार वहीं से पड़ता है। सो उधर मेरे सारे भाइयों को और वहाँ सारे शापित वेपन्स रख रखे हैं। सो अगर मैं उस गेट के आसपास जाऊंगा तो मेरे को एक कर्ज एनर्जी महसूस होगी एंड हम इस तरह टेनगन सर के पास पहुंच जाएंगे। एंड ये लोग अपने प्लान पे काम करते हुए जाते टेनगन सर पे। चोसो अपनी शक्तियों से अपने भाइयों की कर्ज एनर्जी को महसूस करता है एंड बताता है ये रास्ता है। तब ये लोग एंटर करते हैं टेनगन सर के रूम में एंड पूरा रूम व्हाइट होता है, वहाँ कुछ नहीं दिख रहा होता। देन यूकी सुकुमो कहती है कि हमें लगा था गोजो के जाने के बाद टेनगन सर को हम इजीली ढूंढ पाएंगे, लेकिन मेरा अंदाजा गलत था। एंड ये लोग वापस जा रहे होते हैं। देन टेनगन पीछे से आ जाते हैं एंड वो इन सबको आवाज देते हैं एंड यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में टेनगन वेलकम करते हैं सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स एंड डेथ पेंटिंग वूम की, यानी कि चोसो। ये सब लोग पहुंचते हैं टेनगन के कमरे में जिसमें इन लोगों की हेल्प करी थी चोसो ने। एंड वहां जाते ही टेनगन सबसे पहले इन लोगों का वेलकम करता है। मेनली वो 4 बंदों का वेलकम करता है। वो लोग हैं पहला यूजी, दूसरा मैगमी, तीसरा चोसो एंड चौथा यूटा ओकोत्सु। एंड तभी देन यूकी सवाल करती है कि मेरे लिए कोई ग्रीटिंग नहीं दोगे? टेनगन वो सब टेनगन का रूप देख के हैरान हो जाते हैं एंड वो कंफ्यूज होते हैं कि इंसान है या शापित शक्ति, ये क्या है? क्योंकि 500 सालों से वो बंदा इवॉल्व हो रहा है एंड उसको स्टार प्लाज्मा वेसल भी नहीं मिली। इस वजह से वो बंदा अपनी फाइनल फॉर्म में आता जा रहा है। एंड तब टेनगन बोलता है कि हमारी कोई फर्स्ट मीटिंग नहीं है। तब यूकी सवाल करती है कि तुमने स्टार ऑफ द कॉरिडोर को बंद क्यों कर दिया? एंड टेनगन बताता है मुझे लगा तुम केंजाकू के साथ मिली हुई हो। एंड यूकी सवाल करती है केंजाकू क्वेश्चन मार्क। एंड टेंजन बताता है कि केंजाकू वही है जो एक टाइम पहले नोरितोशी कामो के नाम से जाना जाता था एंड उसने सिर्फ शरीर बदला अपना एंड वो शरीर बदल बदल के आज गेटो के रूप में है, यानी कि आज के टाइम पे वो गेटो की बॉडी में है। एंड तब यूजी सवाल करता है कि तुम ऐसे क्यों दिखते हो? टेंजन सीरियस बिहेवियर में बोलता है कि तुम भी 500 साल जी के देखो एक बार, तुम भी मेरी तरह दिखने लगोगे। एंड ऊपर से उस बंदे को स्टार प्लाज्मा वेसल भी नहीं मिली, इस वजह से उसकी हालत ऐसी है। उस पे एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो इमॉर्टल है बट नॉट एजलेस, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसकी एज बढ़ती जाएगी लेकिन वो मरेगा नहीं। एंड तभी वो अपनी बात का रिप्लाई करते हुए यूजी को बोलता है कि 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से नहीं मिल पाया था एंड उस चीज ने मेरा ये हाल कर दिया कि मेरी एज बढ़ती गई एंड मैं अपनी सूझबूझ खोता गया एंड मैं अब ऐसा दिखता हूँ। अगर अभी भी मेरे को आगे जाके स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं मिलेगा तो मेरे लिए और बड़ी मुसीबत बन जाएगी। एंड इसी के बाद मैगमी टेंजन को इंटरप्ट कर देता बीच में और यूटा सवाल पूछता है कि हम किस वजह से आए तुम्हारे पास, कि हमें शायद केंजाकू के बारे में तुम बता दो, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दो कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो आगे और क्या करने वाला है तुम्हारे साथ मिलके। एक्चुअली टेंजन यहाँ पे मिला नहीं हुआ, उसको इन्वॉल्व करा जा रहा है केंजाकू के प्लान के अकॉर्डिंग। एंड यूटा पूछता है कि दूसरी बात ये कि हम प्रिजन रियल्म को कैसे खोले एंड गोजो सतोरु को कैसे अनलॉक करें। तो यूटा बोलता है कि तुम इन सब के बारे में अगर कुछ जानते हो तो हमें तुम बता सकते हो। एंड टेंजन हाँ बोलता है बट वो कहता है एक कंडीशन पे मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। यूटा ओकोत्सु, यूकी सुकुमो एंड चोसो, तुम 3 में से कोई 2 बंदे मेरे पास रहोगे एंड मेरे को गार्ड करोगे। देन यूटा बोलता है लेकिन तुम तो इमॉर्टल हो ना, है ना, तो तुम्हें गार्ड्स की क्यों जरूरत है? एंड माकी बोलती है कि तुम्हें ये डर है कि तुम्हें सील कर लिया जाएगा, इस वजह से तुम गार्ड्स रख रहे हो। देन यूकी बोलती है ठीक है लेकिन तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें गार्ड्स क्यों चाहिए एंड कब तक के लिए चाहिए। देन टेंजन कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केंजाकू के मोटिव से एंड ये सारी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजन बताता है केंजाकू का मेन गोल क्या है। केंजाकू दुनिया पे रूल नहीं करना चाहता, ना ही वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहता है। उसका रियल मोटिव है इंसान और कर्ज एनर्जी को मिला के एक नई एग्जिस्टेंस बनाना। वो मानता है कि ह्यूमैनिटी अपनी फाइनल फॉर्म तक नहीं पहुंची है, सो वो फोर्स इवोल्यूशन कर रहा है। अभी फोर्स इवोल्यूशन क्या है? नॉर्मली इवोल्यूशन हजारों साल लेती है लेकिन यहाँ पे इवोल्यूशन को जबरदस्ती फास्ट फॉरवर्ड करवाया जा रहा है। एंड ये वो कैसे करेगा अभी बताता हूँ। लोगों को जगाना, नॉर्मल ह्यूमंस में छुपी कर्ज पोटेंशियल को एक्टिवेट किया, अब वो भी सॉर्सरर्स की तरह कर्ज एनर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैगमी की बहन सुमिकी। एंड उसी की तरह और भी लाखों लोग हैं जिनमें वो कर्ज एनर्जी का पोटेंशियल एक्टिवेट करता है। एंड वो शुरुआत करेगा कलिंग गेम की। इसी वजह से मैगमी फुशिगोरो अपनी बहन के लिए डर रहा था, क्योंकि अगर सुमिकी में एक बार कर्ज एनर्जी का पोटेंशियल एक्टिवेट हो गया तो उसे भी कलिंग गेम में भाग लेना पड़ेगा एंड वो इसके लिए कलिंग गेम को शुरू करेगा। तरह से लोगों का बैटल रॉयल। क्यों एक्सट्रीम फियर? पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब लोग इस बैटल में उतरेंगे तो उनमें डर पैदा होगा एंड डर पैदा होने से उनमें कर्ज एनर्जी पैदा होगी। एंड तुम्हें मैंने बताया कर्ज एनर्जी पैदा होने से उसने एक्टिवेट तो कर दिया एंड वो अब उनकी फाइनल फॉर्म तक ले जाएगा कि जब तक तुम अपनी कर्ज एनर्जी को मैक्स तक
कर लो, एंड वो किस चीज से होगा, डर से। देन उसके बाद टेंजन के साथ मर्जर, फाइनल स्टेप, एंड तभी मैगमी टेंजन से सवाल करता है कि वो ये सब इतना बड़ा प्लान क्यों रचा रहा है, उस पे तो आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक है, सो वो सब लोगों को सॉर्सरर्स या कर्स स्पिरिट में कन्वर्ट करके क्यों नहीं कर सकता ये चीज। देन टेंजन बताता है कि वो कर सकता है, लेकिन उस पे इतनी कर्स एनर्जी नहीं है, इस वजह से वो ये लंबा रास्ता चुन रहा है, क्योंकि हर एक बंदे का आइडल ट्रांसफिगरेशन इम्पॉसिबल है, ये चीज बहुत इनएफिशिएंट है, इस वजह से वो ये सब प्लान कर रहा है कलिंग गेम का। एंड तभी मैगमी सवाल करता है कि तुम तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल से ही मिल सकते हो ना, तो और लोग कैसे तुमसे मिल सकते हैं। वही टेंजन ने पहले बताया कि ये फोर्स इवोल्यूशन है, वो फोर्स कर रहा है इस चीज को कि टेंजन एंड नॉर्मल ह्यूमंस मिल सके। टेंजन मैगमी का रिप्लाई करता है कि हाँ, पहले हो सकता था कि स्टार प्लाज्मा वेसल और मैं मिल सकते थे, लेकिन आज से 12 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया गया और 12 साल से मैं जस्ट इवॉल्व कर रहा हूँ। ये चीज पहले इम्पॉसिबल थी कि मैं नॉर्मल ह्यूमन से मिल पाऊँ, कि मैं नॉर्मल ह्यूमन से एसिमिलेट कर पाऊँ, लेकिन अब ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। एंड उसी चीज का फायदा उठा रहा है केंजाकू। देन चोसो पूछता है तुम तो सिर्फ एक ही एग्जिस्टेंस हो, फिर कैसे तुम मल्टीपल ह्यूमंस के साथ मर्ज हो सकते हो। देन टेंगन चोसो को समझाता है कि टेंजन को यूज करा जाएगा एज अ नेटवर्क कोर, एंड जो जापान के बैरियर्स है वो कनेक्शन लाइंस की तरह यूज करे जाएंगे, एंड ह्यूमंस को नोड्स की तरह। सो ह्यूमंस टेंजन के अंदर फिजिकली नहीं घुसेंगे, उनकी सोल्स बैरियर सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होगी। एंड टेंजन बताता है जो ह्यूमंस मेरे साथ मर्ज करेंगे वो सॉर्सरर्स से भी ज्यादा पावरफुल होंगे, सो ये एग्जिस्टेंस की एक नई फॉर्म होगी जो कि केंजाकू देखना चाहता है इस एक्सपेरिमेंट के बाद। एंड टेंगन ने बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेंगन प्रोसेस करता है बैरियर टेक्निक्स, एंड वो फॉर्म को मेंटेन रखता है क्योंकि उस पे हाई लेवल बैरियर टेक्निक्स है, एंड वो स्टेबल है और वो उसका माइंड अभी भी कंट्रोल में है, एंड वो ऐसी सिचुएशन में भी 500 साल से ज्यादा का होके भी वो सिस्टम को इजीली मैनेज कर सकता है। वो एक इवॉल्व्ड बीइंग है, लेकिन अभी तक तो उसकी कॉन्शियसनेस स्टेबल है, लेकिन अगर ह्यूमैनिटी इवॉल्व कर गई, यानी अगर केंजाकू का प्लान सक्सेसफुल हो गया और सब ह्यूमंस टेंजन के सिस्टम को मर्ज हो गए, तो सिस्टम चेंज हो जाएगी। और अगर बहुत सारे लोग एक सिस्टम से कनेक्ट हो गए और उनमें से एक भी माइंड अनस्टेबल हुआ, तो पूरा वर्ल्ड एंड कर जाएगा। एंड आखिरी लाइन टेंजन की कि पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो 500 सालों से इवॉल्व कर रहा है और उसे स्टार प्लाज्मा वेसल भी नहीं मिली है। कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन में केंजाकू टेंजन को कर्स स्पिरिट जैसे ट्रीट करके मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि अपनी बात मनवा सकता है। देन यूटा कोत्सु टेंजन से पूछता है अच्छा तो इसी वजह से तुम्हें गार्ड्स चाहिए थे। देन टेंजन बोलता है हाँ, क्योंकि बैरियर टेक्निक्स में मैं फर्स्ट नंबर पे आता हूँ एंड केंजाकू बैरियर टेक्निक्स में सेकंड नंबर पे आता है, सो मेरे को डर है वो इस जगह को हैक न कर ले एंड वो यहाँ पे पहुंच न जाए। उसके बाद यूकी सुकुमो टेंजन से सवाल करती है और कहती है कि नोरितोशी कामो जो केंजाकू है 1000 साल से केंजाकू जिंदा है एंड वो बस बॉडीज चेंज कर रहा है, सो वो अब तक ये चीज क्यों नहीं कर पाया। देन टेंजन उसे एक्सप्लेन करता है केंजाकू इतने सालों से बॉडी चेंज क्यों करता रहा, क्योंकि वो हर एरा में जुजुत्सु सिस्टम को ऑब्जर्व करता था, एंड केंजाकू को पता है कि जब भी टेंजन को स्टार प्लाज्मा वेसल मिलता है और 6 आई यूजर एग्जिस्ट करता है, उसका प्लान फेल हो जाता है। सो इन दोनों चीजों को 1000 साल से ऑब्जर्व करता था, एंड इसी वजह से उसने 2 बार 6 आई यूजर्स को हराया, पर हर बार कोई नया 6 आई यूजर जन्म ले लेता था, जैसे कि गोजो सातोरू एग्जांपल दे रहा हूँ 6 आई यूजर का। एंड स्टार प्लाज्मा वेसल से टेंजन फिर रीसेट हो जाता था। बट 12 साल पहले बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, तोजी फुशिगुरो ने स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया। सो टेंजन का मर्जर फेल हो गया, इवोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सो ये केंजाकू के लिए गोल्डन चांस था। इतने साल के इवोल्यूशन के कारण बैरियर्स वीक हो रहे हैं, कर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड इवन उसने गोजो सातोरू को सील कर रखा है, सो प्रोटेक्शन भी अब कम है। एंड केंजाकू ने सिस्टम को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया और कलिंग गेम जैसे रिचुअल्स प्रिपेयर किए। तब मैगमी पूछता है ये कलिंग गेम क्या है, एंड टेंजन बताता है कि एक रिचुअल है एसिमिलेशन से पहले का, यानी कि जब ह्यूमंस एंड टेंजन को मर्ज करेंगे तो ये कलिंग गेम उससे पहले की जाएगी, एक तरीके से रिचुअल। देन टेंजन कलिंग गेम को एक्सप्लेन करा, ये सब केंजाकू के हाथ में बंधा है, इसका मतलब केंजाकू ने अपने आप को भी बाइंडिंग वॉव सिस्टम में बांध दिया है। वो सिर्फ गेम का ऑर्गेनाइजर नहीं, वो खुद भी सिस्टम का हिस्सा है। गेम एक बार स्टार्ट हो गया तो रूल सब पर लागू होते हैं, केंजाकू पर भी। एंड कलिंग गेम केंजाकू के लिए खतरनाक नहीं है, प्लेयर्स के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि कॉलोनीज के बीच बैरियर्स और कर्स एनर्जी फ्लो लोगों की लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, केंजाकू को मारने से गेम खत्म नहीं होगा। केंजाकू ने गेम को इसी तरह डिजाइन करा है कि उसकी डेथ से सिस्टम बंद ना हो, एंड गेम्स के रूल के हिसाब से कलिंग गेम तब तक चलेगा जब तक सारे प्लेयर्स मर ना जाए या फिर प्लेयर्स फाइट करने से मना करके सिस्टम पनिशमेंट से न मर जाए। एंड केंजाकू ने एक एक्स्ट्रा रूल डाला है कि गेम को बीच में एंड नहीं किया जा सकता। सो इस चीज का सबसे बड़ा मतलब यही निकलता है केंजाकू ने गेम को एक ऑटोमेटिक कर्ज एनर्जी जनरेटर बना दिया है। अब वो भी मर जाए तो गेम बंद नहीं होगी, फिर भी गेम चालू रहेगी एंड कर्ज एनर्जी जनरेट होती रही। एंड तभी यूटा कोत्सु बोलता है इसका मतलब हम सबको कलिंग गेम में पार्ट लेना पड़ेगा। एंड रूल्स में ये था कि जो भी 100 पॉइंट्स कमा लेगा उस गेम में वो अपनी तरफ से एक रूल ऐड कर सकता है। इट मींस यूटा कोत्सु ने आइडिया देगी हम लोग कलिंग गेम में भाग लेंगे एंड 100 पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद हम एक ऐसा रूल अलाउ करेंगे जिससे कि नॉर्मल लोगों को एंड सुमिकी को हम गेम से बाहर निकाल पाए। देन मैगमी बोलता है कि हमें इन लोगों के लिए तो काम करना ही है एंड हमें गोजो
सर को आजाद करने के लिए भी प्लान सोचना होगा, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो वो ये सब अपने आप ही सुलटा लेंगे। देन टेंजन बोलता है लेकिन उससे पहले ये बताओ यहाँ पे तुम में से कौन रुकेगा। तब एट अ टाइम यूकी, सुकुमो एंड चोसो एग्री करते हैं कि हम दोनों रुकेंगे, और मैगमी एंड यूजी हैरान हो जाते हैं। देन यूकी बोलती है कि वो सब ठीक है लेकिन अभी मुझे टेंजन से कुछ और सवाल करने हैं। एंड टेंजन सबसे पहले इन लोगों को बोलते थैंक यू मेरे साथ रुकने के लिए, एंड वो उसी वक्त प्रिजन रियलम का बैक गेट निकालता है। वो कहता है कि ये प्रिजन रियलम का बैक है, तो हमें गोजो सातोरू को फ्री करने के लिए इसकी भी जरूरत पड़ेगी, यानी हमें इस बैक गेट को भी अनलॉक करना पड़ेगा। देन यूजी पूछता है इट मींस बैकडोर गेट, एंड इवन यूकी सुकुमो को भी नहीं पता होता। वो भी बोलती है ये मेरे लिए नई चीज है, मैंने पहली बार सुना इस चीज का। देन टेंजन बताता है ये जो बैक प्रिजन रियलम है ये भी फ्रंट की तरह ही है। टेंजन बताता है कि गोजो सातोरू प्रिजन रियलम के साथ साथ इस बैक प्रिजन रियलम में भी सील्ड है। देन यूजी कहता है अगर हम इसको ओपन कर दे यानी कि हम गोजो सातोरू को फ्री कर देंगे। देन टेंजन बोलता है इतना आसान नहीं होगा, बैक प्रिजन रियलम को भी वही बंदा फ्री कर सकता है जिसपे फ्रंट प्रिजन रियलम की अथॉरिटी हो, यानी कि केंजाकू। देन यूजी पूछता तो हम कैसे करेंगे। देन टेंजन बताता है कि हम इसको फोर्सली ओपन कर सकते हैं, हमें इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन चाहिए होगा इसके लिए। ये एक कर्स टूल है, जिस भी कर्स टेक्निक को ये स्फीयर टच करता है वो तुरंत कैंसिल हो जाती है। एंड दूसरा तरीका टेंजन बताता है ब्लैक रोप। ब्लैक रोप बेसिकली टेक्निक को डिस्टर्ब कर देती है। देन टेंजन बताता है कि ये दोनों ही टूल्स, ब्लैक रोप एंड इन्वर्टेड स्फीयर हेवन, ये दोनों टूल्स ही गोजो सातोरू ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। एंड उसी वक्त यूजी एंड मैगमी हैरान हो जाते हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा था, वो अपने आप को समझते क्या है। देन यूटा बोलता है कि मैं ब्लैक रोप ढूंढने मिगेल के पास गया था लेकिन मेरे को वहां पे भी कुछ नहीं मिला। देन यूकी बोलती है इन सब के बाद भी एक और रास्ता बचता होगा ना। देन टेंजन कहता है हाँ। देन टेंजन थर्ड रास्ता बताता है कि हम प्रिजन रियल्म की बैग को कैसे ओपन करेंगे। वो बताता है एक ऐसी सॉर्सरर है 1000 साल पुरानी जो अपने आप को एंजल कहती है, एंड इवन वो कलिंग गेम में भी पार्टिसिपेट कर रही है। उसपे ऐसी टेक्निक है जो किसी भी कर्ज एनर्जी को खत्म कर देती है, एंड उस एंजल का नाम है हाना कुरुसु। देन ये लोग पूछते हैं कि वो कहाँ मिलेगी। तब टेंजन बताता है कि वो टोक्यो में ही कहीं है, लेकिन मेरे को उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पता क्योंकि बैरियर टेक्निक्स मेरे को वहां पे जाने से रोक रही है। एंड यही वो सॉर्सरर है जो हमारी हेल्प कर सकती है प्रिजन रियलम के बैग को खोलने में, ताकि हम गोजो सातोरू को फ्री कर सके। देन मैगमी बोलता है कि ये कलिंग गेम यानी कि ये रिचुअल कितने टाइम तक चलेगा। एंड टेंजन जवाब देता है कि जैसे इसके रूल्स है उस हिसाब से 2 महीने इनफ होंगे। देन कलिंग गेम का एक और रूल, हर किसी को 19 दिन के अंदर अंदर पार्टिसिपेट करना होगा, एंड उस हिसाब से इन लोगों पे 10 दिन 15 घंटे बचते हैं। 10 दिन 15 घंटे किस चीज के लिए बचते हैं? सुमिगी को रोकने के लिए, ताकि वो फोर्सफुली कलिंग गेम में हिस्सा ना ले सके। एंड मैगमी ने सवाल किया टेंजन से कि तुमने बताया था कि जो बंदा पार्टिसिपेट नहीं करेगा यानी वो मर जाएगा। देन टेंजन बोलता है हाँ, और जो सॉर्सरर्स होंगे वो अपनी शक्तियां खो देंगे और नॉर्मल लोग वो मर जाएंगे, यानी हर किसी को यहाँ पे फोर्सफुली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देन फुशिगिरो टेंजन से पूछता है कि तुम्हें गेम मास्टर के बारे में पता है, कलिंग गेम का गेम मास्टर कौन है। देन टेंजन बताता है कि गेम मास्टर का तो एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन हर प्लेयर को एक शिकिगामी दिया जाता है, उस शिकिगामी का नाम है कोगाने, एंड कोगाने जस्ट गेम का इंटरफेस है। इस गेम का एक्चुअल में कोई लीडर है ही नहीं, कोई क्रिएटर है ही नहीं, क्योंकि अगर क्रिएटर को मार दिया जाएगा तो गेम इजीली खत्म हो जाएगी। बट गेम एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम में है, इवन केंजाकू भी इस गेम का एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर है। एंड गेम का अगला रूल बताता है कि जिस भी प्लेयर के पास 100 पॉइंट्स हो जाएंगे वो अपना रूल अपनी तरफ से ऐड कर सकता है, लेकिन उसके लिए गेम मास्टर का अप्रूवल जरूरी होगा। जो नया रूल ऐड किया गया है कि गेम के कोई और पुराने रूल्स तो ब्रेक नहीं कर रहा। एंड अगला रूल, अगर कोई सॉर्सरर कोई पॉइंट अर्न नहीं करता या फिर अपने पॉइंट्स लूज कर देता है 19 दिन के अंदर, देन वो अपनी टेक्निक्स को लूज कर देगा। एंड यूजी इस बात पे मैगमी को बोलता है इसका मतलब हमें जबरदस्ती बेमन से हमें लोगों को मारना ही पड़ेगा ताकि हम लोग अपनी टेक्निक्स ना लूज करें और हम लोग पॉइंट्स अर्न कर सके। देन मैगमी बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पे कुछ आइडियाज हैं। जब टेंजन सारे रूल्स दिखा देते हैं इन सबको, तब माकी बोलती है तो ठीक है फिर अब सब सॉर्टेड आउट है। एंड अब मैं बता देती हूँ सबको अपने अपने रोल्स की उन्हें क्या क्या करना है। अब से जो हम प्लान पे काम करेंगे वो सिर्फ यही होगा कि हम कलिंग गेम में लोगों को कैसे ना मारे, हम कोशिश करें कि हम लोगों को कैसे ना मारे, एंड साथ ही साथ हम नॉर्मल लोग को उनमें पार्टिसिपेट होने से प्रिवेंट करेंगे, यानी कि रोकेंगे, कुछ ऐसे रूल्स लाएंगे और गोजो को फ्री करेंगे। सो वो एक्सप्लेन करती है कि ठीक है फिर चोसो और यूकी टेंजन सर के गार्ड्स बने रहेंगे, एंड मैं यानी माकी मैं वापसी जेनिन क्लैन में जाऊंगी और अपने कर्स टूल्स लेके आऊंगी, क्योंकि गोजो सातोरू के सील होने के बाद सारे कर्स टूल्स कामो एंड जेनिन क्लैन के अंडर चले गए हैं। लेकिन इन सब के बाद भी मैगमी फुशिगिरो जेनिन क्लैन का हेड है, सो अभी भी वो सारे टूल्स मैं फ्री में ले सकती हूँ। माकी टेंजन से बात करती है एंड बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देन टेंजन बोलता है मुझे पता है जूजो कुमिया कहाँ है। देन यूकी टेंजन से बोलती है कि हमें इसके बाद पांडा को भी ढूंढना होगा, पांडा को ढूंढने के बाद कलिंग गेम को स्टेबलाइज करना होगा। देन वो यूटा से पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। यूटा कहता है कि मैं डायरेक्ट कॉलोनी में जाऊंगा ताकि मैं कलिंग गेम को ज्वाइन कर सकूं, एंड वो कहता है कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर
सकूं उतनी करूंगा सुमिकी के गेम में एंटर होने से पहले। देन वो फुशिगुरो से पूछता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या, लेकिन फुशिगुरो कहता है नहीं। देन यूटा बोलता है कि अच्छा मेरे को दोबारा से अकेले ही लड़ना पड़ेगा सबसे, और वो कहता है कि मैं एक बात और कंफर्म कर दूं, कोई भी अपने टीम मेंबर को मत मारना पॉइंट्स के चक्कर में। देन यूजी, यूटा एंड मैगमी अपने प्लान्स डिसाइड कर लेते हैं। देन माकी बोलती है कि ठीक है तुम लोग अपने प्लान को फॉलो करो और किंजी को भी ढूंढो। देन यूजी पूछता है किंजी कौन है? तब यूटा बताता है कि वो एक 3rd ईयर स्टूडेंट है जो कि इस वक्त सस्पेंड हो रखा है जुजुत्सु हाई से। देन यूजी बोलता है कि वो स्ट्रॉन्ग है भी। तब माकी बोलती है कि फिलहाल तो हमारी टीम में कम बंदे, सो हमें ज्यादा से ज्यादा बंदों से कांटेक्ट रखना पड़ेगा एंड अपनी टीम में जोड़ना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने प्लान को सक्सेसफुल बना सके। एंड यूटा बताता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है और वो मेरे से स्ट्रॉन्गर हो जाता है कब, जब वो रोल पे होता है। किंजी हगारी की टेक्निक कुछ इस तरह काम करती है, लाइक वो एक तरीके से सट्टा खेलता है एंड जब वो सट्टे में जीत जाता है, लाइक उसके उतने पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ भी लाइक उन्होंने डाइस रोल कर दी एंड उसका 6 आ गया, सो वो कुछ टाइम के लिए अमर हो जाता है जब तक उसकी टेक्निक चल रही है। एक तरीके से ऐसे समझ लो कि आगे एक्सप्लेन करूंगा जब किंजी हगारी आएगा। फिलहाल के लिए तुम्हें मैंने एक आइडिया दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया। अब कमेंट्स में वो गालियां मत बकना कि तुमने बहुत गलत बताया, किंजी हगारी ऐसे नहीं करता वैसे नहीं करता। अभी मेरे को नहीं पता उसके बारे में, जितना मेरे को पता था मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया। देन माकी बोलती है नहीं वो तुमसे स्ट्रॉन्गर तो नहीं है। देन इन सब के प्लान सॉर्टेड हो जाते हैं, हर किसी को अपना प्लान पता होता है एंड ये लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन जो गार्ड्स होते हैं यानी कि चोसो एंड यूकी सुकुमो, ये लोग टेंजन के पास रुकते हैं टेंजन को गार्ड करने के लिए एंड बाकी लोग निकल पड़ते हैं अपने प्लान पे। देन सीन शिफ्ट होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है एंड वहाँ पे तकाबा नाम का एक बंदा, वो बहुत बोरिंग होता है एंड वो लोगों को हंसा नहीं पाता। आई डोंट नो वो एक शो था या एडवर्टाइजमेंट थी, लेकिन वो लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाता। तभी उसका बॉस उस पे चिल्लाता है कि तुम कितने साल के बताओ मेरे को। कहता 35। तुम्हें ये जॉब फिर बहुत पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी क्योंकि तुम लोगों को एंटरटेन नहीं कर पा रहे। तुम्हें पता है कि तुमसे जो ज्यादा एज के बंदे होते हैं वो भी इवन लोगों को हंसाते हैं और तुम ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहे। तुम बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं हो, तुम बहुत बोरिंग हो। देन एक बंदा वहीं बैठा होता है एंड वो भी एक बॉस टाइप पर्सनैलिटी होता है। सो वो कहता है कि तुम्हें और उस बॉस को दोनों को ही नहीं पता, जो बोरिंग बंदे भी होते हैं वो भी बहुत फेमस हो जाते हैं। देन वो कहता है यहाँ पे 2 टाइप के बंदे होते हैं, जो कि हमेशा के लिए पॉपुलर हो जाते हैं और जो हमेशा फनी रहते हैं, कि वो बिलीव करते हैं कि वो फनी है हमेशा के लिए। देन वो बंदा पूछता है कि तुम इनमें से कौन से हो एंड वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। वो जस्ट अपने आप में ही बातें कर रहा होता है, कहता है ये सिचुएशन 50-50 है बट इनके हिसाब से 70-30 है, मेरे हिसाब से 30-70 है एंड वो इसी चीज में रह जाता उलझा हुआ। एपिसोड 3 यही खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेनिन क्लैन में माकी की एंट्री से। वहाँ पे उसे मिलता है नाओया एंड नाओया उसकी बेइज्जती करता है कि इतना सुंदर चेहरा कैसे बिगड़ा और तुम यहाँ पे क्यों आई और कैसे आई, सो अब तुम आगे क्या करने वाली हो। देन माकी बोलती है अच्छा तो तुम औरतों की शक्ल देख के उनको जज करते हो, मेरे को तो लगा तुम सिर्फ उनकी जी के पीछे भागते हो। देन नाओया बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा कि तुम आगे क्या करने वाली हो, ना कि मैंने तुमसे बकवास बोलने को बोला। और क्या तुम अभी भी उस काबिल हो कि तुम जुजुत्सु यूज कर सको जबकि तुम्हारा पूरा चेहरा बिगड़ चुका है? और क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें कैसे बुली किया करता था? सो क्या दोबारा मैं वही सब चीजें करूँ तुम्हारे साथ? सो बताओ मुझे तुम आगे क्या करने वाली हो, कि तुम ओकोत्सु और फुशिगुरो के पीछे पीछे चलोगी? देन माकी वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है एंड माकी की माँ वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं आर्मरी की तरफ जाना मना है, उन पे सिर्फ जेनिन क्लैन के वारिस का हक है। देन माकी बोलती है यस एब्सोल्युटली जेनिन क्लैन के वारिस का हक है एंड उन्होंने मेरे को बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वहाँ से कर्स टूल्स ले सकती हो। देन सीन शिफ्ट होता है माकी एंड मैगमी की कन्वर्सेशन पे। मैगमी बोलता है कि क्या मैं क्लैन हेड जेनिन क्लैन का? तब माकी बोलती है हाँ तुम अकॉर्डिंग टू नाओबितो's विल तुम ही अगले वारिस हो जेनिन क्लैन के, यानी कि तुम अगले क्लैन हेड हो, क्योंकि नाओबितो की विल में यही लिखा था। नाओबितो के जाने के बाद जो भी उनकी जायदाद और शापित शक्ति है उन सब पे तुम्हारा हक होगा। देन मैगमी बोलता है ये सब बकवास है, मेरे को मत बताओ। लेकिन माकी उसे बिलीव करवाती है उस बात पे कि हाँ यही हुआ था, विल में यही लिखा था नाओबितो की कि तुम ही अगले वारिस हो। देन मैगमी बोलता है ठीक है मैं फिर ये सब तुम पे छोड़ता हूँ, जाओ तुम ले आओ टूल्स। ओके, क्योंकि मैगमी फुशिगुरो को एक्चुअली अपनी क्लैन हेड बनने से कुछ लेना देना नहीं होता, वो इवन एक्साइटेड भी नहीं होता, क्योंकि जेनिन क्लैन में खून से ज्यादा कर्स टेक्निक्स को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि जिसपे ज्यादा अच्छी कर्स टेक्निक्स वही अगला क्लैन हेड। बट वो साइलेंटली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है मैं बन जाता हूँ, इट्स ओके, बट मैं सारी चीजें तुम पे छोड़ता हूँ, तुम लेके आओ। एंड देन दोबारा सीन शिफ्ट होता है माकी का जेनिन क्लैन के अंदर, जहाँ पे उसकी मदर उसे तेज की चिल्ला के बोलती है वापिस आ जाओ एंड उसे बोलती है कि कम से कम मेरे को एक बार तो अपनी जिंदगी में प्राउड फील करवाओ कि तुमको मैंने जन्म दिया है, तुम ऐसी क्यों हो शुरुआत से। देन सीन शिफ्ट होता है जिनिची एंड नाओया की कन्वर्सेशन के बीच। नाओया जहाँ पे जिनिची को बोलता है कि तुम ये सब करने वाले थे तो तुम्हें मेरे को पहले बताना चाहिए था ना। देन जिनिची बोलता है कि तुम थोड़ा रुक जाओ, तुम बहुत
बहुत जल्दी आगे भाग रहे हो, बट मेगमी फुशिगुरो तुमसे बेटर है। देन नाओया बोलता है क्या क्या बोला तुमने, वो मेरे से बेटर है। देन जिनिची बोलता है कि हाँ वो तुमसे थोड़ा बेटर है, एंड उसे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अगला क्लैन हेड बने, क्योंकि गोजो क्लैन और जेनिन क्लैन के बीच में जो भी टाइज है उन्हें रिपेयर कर सके। तो लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम हर एसेट उसे नहीं दे सकते, कुछ चीजों पे हमारी परमिशन चाहिए ही होंगी ताकि कोई अगला बंदा यूज कर सके। एंड उसने और बात बोली कि उसका सिर्फ गोजो क्लैन से ही टाई नहीं है, उसका इवन कामो क्लैन से भी टाई है, यानी कि नोरितोशी कामो। और अगर हम उसे बिना रीजन के मार देंगे तो हमारी स्टैंडिंग नहीं होगी, यानी कि जेनिन क्लैन का अगला वारिस कौन होगा वो चीज निकालना मुश्किल हो जाएगी। देन जिनिची नाओया को बोलता तुम अपने से ऊपर के लोगों की बिल्कुल नहीं सुनते, अगर तुम बड़े लोगों के मुताबिक काम करो तो हम अपना प्लान को सक्सेसफुल बना पाएंगे। देन जिनिची बोलता है जो स्टूडेंट्स गोजो को बचाना चाहते हैं हम उन्हें ही मार देंगे, यानी कि माकी, माई एंड फुशिगुरो। देन नाओया बोलता है कि अपनी ही बेटी को मारना सही होगा। देन जिनिची बोलता है हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि ये चीज बड़े लोगों में हमारे प्रति ट्रस्ट जगाएगी। देन नाओया बोलता है तो फिर ओगी अंकल का क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली ओगी की ही बेटियां हैं, माकी एंड माई। जिनिची बेसिकली अंकल है इनका। तो फिर जिनिची बोलता है ये एक्चुअली ओगी का ही प्लान है कि अपनी ही बेटियों को मार देगा वो। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे माकी कर्स टूल्स लेने पहुंचती है, वहाँ पे ऑलरेडी उसके फादर यानी कि ओगी जेनिन होते हैं, एंड वो बोलते हैं यहाँ पे कोई कर्स टूल नहीं है। और वहाँ पे जब वो नीचे देखते हैं नीचे माई पड़ी होती है अधमरी, एंड माई बोलते तुम यहाँ क्यों आई बेवकूफ। देन ओगी जेनिन माकी को बोलता है क्या तुम्हें पता है मेरे को पिछला क्लैन हेड क्यों नहीं बनाया गया और मेरे भाई यानी नाओबितो को क्यों बनाया गया। देन माकी एक सैवेज रिप्लाई देती है एंड बोलती है क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो जो कि बच्चों को मार सकता है बस। देन उसी टाइम इन दोनों की लड़ाई हो जाती है माकी एंड ओगी की, एंड ओगी माकी को मार देता है और माकी का खून बहने लग जाता है और वो गिर जाती है। देन वो दोबारा पूछता है कि पता है तुम्हें क्यों नहीं बनाया गया मेरे को। देन माकी बोलती है क्यों, वो बोलता है तुम दोनों, उसका रीजन तुम दोनों हो, क्योंकि तुम्हारे पे शक्तियां ही नहीं है और माई वो कमजोर है। देन ओगी जेनिन अपनी दोनों बेटियों को घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है, एंड वो उन्हें बोलता है कि तुम्हें पता है मैं अपने भाई से हर चीज में आगे था, हर चीज में, इवन मैं उससे कर्स टेक्निक्स में भी आगे था, मेरी कर्स टेक्निक्स बेहतर थी और तुमने क्या गलती करी, मेरी तलवार टूट गई तो इसका मतलब तुम मेरे क्लोज आ जाओगी, बट फिर भी ओगी जेनिन ने माकी जेनिन को मार दिया। सो उसने अपनी यही बात दोहराई कि मेरी तलवार टूट गई एंड तुमने यही बेवकूफी करी कि तुम मेरे पास आ गई, मैं कोई तलवारबाज नहीं हूँ, मैं एक सॉर्सरर हूँ, एंड मैं अपने भाई से सिर्फ एक चीज में पीछे रह गया, एंड द रीजन इज वो हो तुम दोनों, कि मैं अपने बच्चों को बेहतर नहीं बना पाया, एंड तुम दोनों मेरे नाम पे कलंक हो। देन उसके बाद वो उन दोनों को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है एंड बताता है ये वो कमरा है जहाँ पे ट्रेनिंग और पनिशमेंट दी जाती थी, एंड इधर मैंने बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स छोड़ी हुई है जो कि थोड़ी देर में आ जाएंगी एंड तुम दोनों को मार देंगी। एंड वो आखिरी में उन्हें अलविदा कहके चला जाता है। देन माकी की आंख खुलती है एक बीच पे, एंड वहाँ पे माई बैठी होती है। माई बोलती है कि मैंने अपनी कर्स टेक्निक से तुम्हें ठीक कर दिया है एंड ये इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देन माकी बोलती है तुमने क्या किया, वो कहती है, माई कहती है कि मैंने बताया ना कि किसी चीज को पाने के लिए कोई चीज खोनी पड़ेगी, सो मैं मरने जा रही हूँ, मैं अपनी एग्जिस्टेंस ही खत्म करने जा रही हूँ। एंड माई ने कंस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज करा एंड उसका रिजल्ट क्या निकला, जो शेयर्ड एग्जिस्टेंस थी वो टूट गई, माकी की हेवनली रिस्ट्रिक्शंस कंप्लीट हो गई। हेवनली रिस्ट्रिक्शंस मतलब यानी कि माकी पे 0 कर्स एनर्जी थी और माकी की बॉडी फुल तोजी लेवल बन गई। उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक ने एक स्पेशल स्वॉर्ड बना दी, एक कर्स टूल जो कि माई उसे एज अ गिफ्ट दे गई थी। एंड माई आखिरी में यही बात बोल के जाती है कि सबको खत्म कर देना और तुम ढीठ हो तो अपने रास्ते पे अड़ी रहना, जो तुम्हें करना है वो करना, जो कि तुम करेंगे में सबको बचाने जा रही हो, सो वो चीज हासिल करके रहना। एंड आखिर में माई चली जाती है। देन माँ की अपनी रियलिटी में वापसी आती है एंड वो रोते हुए माई को बोल रही होती है कि माई उठो, एंड उसके हाथ में वही कर्स टूल होता है स्वॉर्ड, लेकिन वो फिर भी रो रही होती है माई के लिए क्योंकि माई उसे छोड़ के चली गई एंड अपनी सारी की सारी कर्स एनर्जी वो माकी में ट्रांसफर कर गई। देन माकी एंड माई के आसपास कर्स स्पिरिट्स आ जाती हैं, लेकिन माकी उन सबको खत्म कर देती है। एंड सीन शिफ्ट ओगी पे होता है, ओगी वापसी जा ही रहा होता है एंड वो एक अजीब सी एनर्जी महसूस करता है कि उसकी सारी की सारी कर्स स्पिरिट्स खत्म हो चुकी है। देन वो वापसी पलट के देखता है, वो बोलता है ठीक है तो फिर एक और बार तुम मेरे हाथ से मरना चाहती हो, फेलियर। एंड वो बोलता है ठीक है फिर आ जाओ। जैसे वो आ जाओ बोलता है उतने में माकी उसका सर काट देती है एंड ओगी जेनिन जमीन पे गिर जाता है। देन अपनी बहन से किया हुआ वादा पूरा करने निकल पड़ती है कि पूरी जेनिन क्लैन को खत्म कर देना। देन कुकुरु यूनिट का एक मेंबर बोलता है कि जिनिची माकी जेनिन पागल हो गई है, उसने ओगी जेनिन को खत्म कर दिया है, सो हम उसे रोकने जा रहे हैं। देन कुकुरु यूनिट का एक स्मॉल लीडर वो अपने सारे समुराइज वगैरह को भेज देता है माकी जेनिन को रोकने। कुकुरु यूनिट वो यूनिट है जिन लोगों पे कर्स एनर्जी बिल्कुल नहीं है एंड वो कर्स टेक्निक को यूज करना नहीं जानते हैं, जैसे कि माकी। एंड माकी
माकी भी एक टाइम पे कुकुरु यूनिट का हिस्सा थी, जब तक उसने जुजुत्सु हाई ज्वाइन नहीं कर लिया। देन उसी वक्त कुकुरु यूनिट के सारे समुराइज माकी को घेर लेते हैं। देन माकी अपनी बहन से बात कर रही होती है एंड वो मन मन में उसे सॉरी बोल रही होती है कि सॉरी माई। एंड उसे अपनी बहन का वादा याद आता है माई का कि सबको खत्म कर देना। एंड देन वो इन लोगों को मारने निकल पड़ती है एंड वो एक के बाद एक सबको मारती जाती है। एंड ये सीन इतना ब्रूटल होता है कि वो किसी पे भी रहम नहीं खाती। मैक्सिमम बंदों की बॉडी वो 2 हिस्सों में अलग कर देती है या बीच में से फाड़ देती है। वो यहाँ पे किसी पे भी तरस नहीं खाती, क्योंकि माकी के लिए वो सारे दुश्मन है जो कि ज़ेनिन क्लैन में है और जिन्होंने माकी एंड माई को बेकार बोला, फेलियर बोला। देन कुकुरु यूनिट का एक स्मॉल लीडर देखता है कि ही ग्रुप के बंदे आ गए हैं। ही ग्रुप के 3 मेंबर्स होते हैं एंड तीनों अव्वल दर्जे के होते हैं अकॉर्डिंग टू जुजुत्सु स्टैंडर्ड्स। एंड इवन वो ज़ेनिन क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स होते हैं। एंड यहाँ पे चोजूरो ज़ेनिन अपनी टेक्निक यूज करके माकी को बहुत बड़ा हिट देता है, लेकिन उसके बाद भी माकी बच जाती है एंड वो नोबाकी ज़ेनिन से लड़ने चली जाती है। नोबाकी ज़ेनिन इस बात को देख के हैरान होता है कि चोजूरो की हिट के बाद भी ये जिंदा कैसे बच गई एंड ये मूव कैसे कर पा रही है। एंड नोबाकी ज़ेनिन ही ग्रुप का मेंबर है। माकी ज़ेनिन इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो नोबाकी ज़ेनिन की कर्ज एनर्जी को तोड़ के उसका दिल निकाल लेती है एंड उसे खत्म कर देती है, यानी कि ही ग्रुप का पहला मेंबर खत्म। देन एट अ टाइम नोबाकी ज़ेनिन को मारने के बाद ही चोजूरो ज़ेनिन माकी पे अटैक करता है एंड वो हैरान हो जाता है कि ये माकी ही है इतनी स्ट्रॉन्ग। देन जब वो सोच ही रहा होता है उतने में माकी उसका भी दिल निकाल लेती है। देन यहाँ पे एंट्री होती है रंता ज़ेनिन की एंड रंता ज़ेनिन माकी को कंट्रोल कर रहा होता है, जस्ट लाइक वो उसे एक तरीके से डिफेंड कर रहा होता है अपनी पावर से, लेकिन वो ऐसा बहुत देर तक नहीं कर पाता। एंड वो जिनिची ज़ेनिन को बोलता है कि जिनिची उसे जल्दी मारो, तुम किस बात के लिए हेजिटेट हो रहे हो, तुम्हें याद है तोजी भी इतना ही पावरफुल था। एंड ज़ेनिन कैन इसलिए बच गया क्योंकि तोजी ने चाहा था कि मैं इनमें से किसी को ना मारूं, लेकिन आज उसी लेवल पे माकी ज़ेनिन है एंड माकी ने सोच लिया है कि वो हमें मार देगी, सो हेजिटेट मत हो और उसे खत्म कर दो। एंड जैसे ही जिनिची माकी को मारने के लिए जाता है, जिनिची अपनी सबसे पावरफुल कर्स टेक्निक का यूज करता है एंड उस टेक्निक से पूरा का पूरा पिलर टूट जाता है, जो कि चोजूरो की टेक्निक होती है जिसकी मदद से वो पिलर खड़ा हुआ था। एंड वो पूरा पिलर टूट जाता है और एंड में रांता ज़ेनिन बोलता है कि तुमने कर दिखाया जिनिची। बट वो सामने से देखता है कि माकी ज़ेनिन जिनिची की मुंडी अपने हाथ में लेके आ रही होती है, साथ ही साथ रांता ज़ेनिन को भी मार देती है। एंड इधर एंट्री होती है नाओया की। नाओया बोलता है कि तुम इतनी ब्रूटल कैसे हो सकती हो, क्या तुम्हें दिल नहीं है, तुमने इतनी बेरहमी से इन सबको मार दिया। देन माकी बोलती है ओह नहीं, वो मेरे पे नहीं है, वो माई ले गई अपने साथ, जो भी माकी के इमोशंस थे, जो भी माकी की कमजोरियां थी, वो सब माई अपने साथ ले गई। एंड इधर स्टोरी मूव करती है पास्ट में नाओया की स्टोरी होती है। यहाँ पे एक छोटी स्टोरी जहाँ पे नाओया अपने फादर के पीछे भाग रहा होता है एंड वो देखता है ज़ेनिन क्लैन का एक ऐसा मेंबर जिसपे 0 कर्ज एनर्जी है, हाँ यानी कि तोजी। एंड वो उसे देख के एकदम अपने होश खो बैठता है। नाओया क्लियरली नहीं बोलता बट कहीं ना कहीं उसकी इंस्पिरेशन तोजी ही है। वो उसके फेस को देख के, वो उसके स्टाइल को देख के एकदम उसका फैन हो जाता है उस वक्त। एंड देन वापिस आ जाते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पे लड़ाई हो रही होती है माकी एंड नाओया की, दोनों बहुत स्पीड में लड़ रहे होते हैं एंड यहाँ पे माकी एंड नाओया लड़ ही रहे होते हैं। नाओया माकी को बहुत तेज पंच मारता है एंड वो बहुत पीछे जाती है। नाओया बोलता है कि तुम्हें पता है ये कमजोर की गलती क्या होती है, कि वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जान पाता और इसी वजह से सबने तोजी को अंडर एस्टिमेट करा। लेकिन गोजो सतोरू को उसके बारे में अच्छे से पता था एंड वो अच्छे से समझे तोजी को। बट तुम उस साइड नहीं हो, उस साइड मैं हूँ, यानी कि तोजी की साइड। तुम अपने आप को तोजी समझने की गलती मत करना। एंड जब माकी बहुत पीछे जाके गिर जाती है एंड वो खड़ी हो रखी होती है, वो अपने आप को कंट्रोल करती है और यहाँ पे नाओया ज़ेनिन अपनी 24 फ्रेम्स पर सेकंड वाली टेक्निक को यूज करता है, यानी कि प्रोजेक्शन सॉर्सरी। एंड यहाँ पे वो किसी भी चीज को अपने पाम से टच कर दे, उस बंदे पर सेम 24 फ्रेम्स रूल फोर्स हो जाता है। देन टारगेट को अपनी अगले 1 सेकंड की मूवमेंट 24 फ्रेम्स में सोचनी पड़ती है। अगर फ्रेम सीक्वेंस तोड़ दिया, वो इंसान 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, जो कि माकी पे हुआ। लेकिन माकी ने नहीं तोड़ा, माकी यहाँ पे उसकी मूवमेंट समझ गई, उसके 24 फ्रेम्स पर सेकंड वाली टेक्निक को समझ गई। एंड जैसे ही नाओया क्लोज आया, माकी ने इतनी जोर की उसे पंच मारा कि उसका मुंह टूट गया एंड उसकी इवन पूरी जॉ लाइन, पूरा स्कल ब्रेक कर दिया। देन माकी ज़ेनिन क्लैन में वापसी जाती है, यानी कि घर में। एंड वहां पे वो अपनी मॉम को जाके ढूंढती है, अपनी मॉम को भी मार देती है। माकी वहां से चली जाती है, नाओया आता है अधमरा एंड वो घिसड़ता हुआ रेंगता हुआ जमीन पे आता है एंड माकी की मदर उसे मार देती है, क्योंकि माकी की माँ भी अधमरी होती है। माकी एक्चुअली से पूरा फिनिश करके नहीं गई होती, सो माकी की माँ चाकू से नाओया को खत्म कर देती है और खुद भी मर जाती है एंड अपनी पास्ट की बातें याद करने लगती है कि जब माकी एंड माई अपनी माँ के साथ बचपन में खेल रहे होते हैं। देन यहाँ से माकी अपने कंधे पे माई को लेके जा ही रही होती है ज़ेनिन क्लैन से। देन उतने में मोमो निशिमिया आती है एंड वो बहुत रोती है कि मैं तभी माई को छोड़ के नहीं जा रही थी। एंड माकी बोलती है अब मैं बाकी सब तुम पे छोड़ती हूँ। एंड माई को वो मोमो निशिमिया के पास छोड़ के चली जाती है एंड मोमो माकी से पूछती है कि अब तुम आगे क्या करोगी। एंड माकी वहां से निकल जाती है एंड माकी ने पूरे ज़ेनिन क्लैन को खत्म कर दिया, जिसमें से ही ग्रुप के 6 मेंबर्स थे एंड शो ग्रुप के 9 मेंबर्स थे एंड 21 मेंबर्स थे
कुकुरु यूनिट के, इन सबको माकी ने खत्म कर दिया था। जेजेके सीजन 3 एपिसोड 5 आ चुका है एंड एपिसोड 5 की शुरुआत होती है मासामिची यागा एंड प्रिंसिपल गाकुगंजी के बीच में। इन दोनों की कन्वर्सेशन बेसिकली आर्टिफिशियल कर्स्ड कॉर्प्सेस के ऊपर होती है। आर्टिफिशियल कर्स्ड कॉर्प्सेस जैसे कि पांडा, जो कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले होते हैं, जिन पे मल्टीपल कोर्स होती है एंड सेल्फ सस्टेनिंग कर्स्ड एनर्जी होती है एंड इवन इनमें इमोशनल ग्रोथ पॉसिबल है। सो हायर अप्स को यहाँ पे डर लग गया कि अगर यागा चाहे तो ऐसे 1000 बना सकता है, यानी कि इंडिपेंडेंट कर्स्ड पपेट आर्मी। लेकिन उन्होंने इसी चीज का ध्यान में रखते हुए गाकुगंजी को ऑर्डर दिए कि यागा से सीक्रेट निकलवाओ, कैसे बनते हैं उस चीज का फॉर्मूला बताओ। जब गाकुगंजी ने पूछा कि तुम्हें पता है कि वो कैसे बनते हैं या फिर ये तुम्हारा एक तुक्का था, एंड यागा ने यहाँ पे मना कर दिया। वो जानता था अगर ये सीक्रेट गलत हाथों में पड़ गया तो मास प्रोडक्शन होगा एंड इस फॉर्मूले का मिसयूज। सीन शिफ्ट होता है मासामिची यागा एंड कासुकाबे के बीच में, जहाँ पे कासुकाबे अपनी सिस्टर को लेके आता है व्हील चेयर पे और मासामिची यागा एक पपेट को लेके आया होता है, टकेरू। यहाँ पे यागा कासुकाबे से पूछता है कि तुम इस बात के लिए श्योर हो कि ये तुम्हारा नेफ्यू नहीं है, जस्ट ये उसकी तरह दिखता है। एंड कासुकाबे बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ, मेरे को चलेगा क्योंकि मेरी बहन इसके बिना जी नहीं सकती। टकेरू में इसको अपना बेटा दिखता है एंड उसकी जीने की उम्मीद जागती है। और टकेरू मासामिची यागा से पूछता है कि मासामिची क्या वो मेरी मॉम है? मासामिची हाँ करते हैं और टकेरू यागा के पीछे से हटके अपनी मॉम के सामने आता है एंड कासुकाबे की बहन वो चेयर पे से गिर के रगड़ रगड़ के अपने बेटे के पास जाती है एंड उसको हक कर लेती है। देन मासामिची यागा कासुकाबे के पास आते हैं एंड कासुकाबे यहाँ पे बोलता है कि ये जो आर्टिफिशियल पपेट्री है, यानी कि आर्टिफिशियल कर्स्ड कॉर्प्सेस जैसे कि पांडा एंड टकेरू, इन आर्टिफिशियल कर्स्ड कॉर्प्सेस को हम लोग पब्लिकली नहीं दिखा सकते। सो इस वजह से टकेरू अपनी मॉम के पास नहीं रह सकता। एंड यहाँ पे मासामिची यागा इस चीज के लिए सॉरी बोलता है और कासुकाबे उसे थैंक यू बोलता है। थैंक यू इसलिए बोलता है क्योंकि कासुकाबे की बहन को उसने ऐसा एहसास दिलाया कि उसका बेटा उसके पास आ गया थ्रू टकेरू। देन यहाँ पे मासामिची यागा कहीं जा रहे होते हैं एंड काकुगंजी का एक स्टूडेंट मासामिची यागा के आगे आ जाता है। बेसिकली ये यागा से इन्फॉर्मेशन निकलवाने आता है और कहता है कि तुम यहाँ से तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते कि तुम आर्टिफिशियल कर्स्ड कॉर्प्सेस कैसे बनाते हो। एंड उसी टाइम एंट्री होती है प्रिंसिपल गाकुगंजी की एंड देन यहाँ पे मासामिची यागा घायल होके पड़े होते हैं और गाकुगंजी पूछते हैं कि हाँ अब बताओ तुम कि तुम्हारा क्या फॉर्मूला है आर्टिफिशियल कर्स्ड कॉर्प्सेस बनाने का। मासामिची यागा यहाँ पे आर्टिफिशियल कर्स्ड कॉर्प्सेस का फॉर्मूला बताते हैं। मासामिची यागा गाकुगंजी से कहते हैं 3 कंपैटिबल सोल्स को एक स्टेबल बॉडी में बैलेंस करो, यानी कि मल्टीपल सोल कोर्स, इमोशनल स्टेबलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यही फॉर्मूला था एक आर्टिफिशियल कर्स्ड कॉर्प्स बनाने का। देन उसी वक्त गाकुगंजी बोलते हैं कि तुमने ये चीज मेरे को पहले क्यों नहीं बताई, इस वक्त क्यों बता रहे हो। देन मासामिची यागा यहाँ पे एक और बात रिवील करते हैं कि ये एक श्राप था जो कि अब मेरे से तुम तक पहुंच गया। उसी वक्त एंट्री होती है पांडा की। पांडा यहाँ पे भागते हुए आता है एंड गाकुगंजी को लगता है कि पांडा उनसे भिड़ेगा, पांडा उनसे लड़ेगा, बट नहीं, यहाँ पे पांडा भागते हुए जाता है मासामिची यागा के पास और गाकुगंजी उससे पूछते हैं कि तुम मेरे से लड़ना नहीं चाहते, तुम मेरे से नफरत नहीं करते हो। पांडा बोलता है नहीं, मैं इन चीजों के बीच में नहीं पड़ना चाहता, ये तुम्हारी और यागा के बीच की बात है। देन इंट्रो के बाद के सीन में होता है टेंजन यहाँ पे इन सबको बता रहे होते किंजी हगारी का एड्रेस, कि किंजी हगारी गैम्बलिंग मैचेस को ऑपरेट करता है एक मल्टी स्टोरी कार पार्क साइड में। इन गैम्बलिंग मैचेस में बेसिकली सॉर्सरर्स की लड़ाई करवाई जाती है एंड उन पर सट्टा लगाया जाता है और जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो बेसिकली नॉन सॉर्सरर्स होते हैं। टेंजन यहाँ पे आखिरी बात बोलते हैं कि अगर वो लोग सॉर्सरर्स को फाइट करते हुए देखते हैं इसका मतलब वो लोग कर्स यूजर्स होंगे, सो बी केयरफुल। देन यहाँ पे मैगमी और यूची जाते हैं वही ओल्ड स्टोरी बिल्डिंग के पास जहाँ पे किंजी हगारी गैम्बलिंग ऑपरेट कर रहा है एंड यहाँ पे ये लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं ताकि किंजी हगारी को शक ना हो कि ये लोग जुजुत्सु हाई की तरफ से आए हैं, क्योंकि किंजी हगारी के लिए जुजुत्सु हाई वाले एक तरीके से पुलिस है, किंजी हगारी चोर है। देन यूजी बोलता है कि वो ऐसा है भी कि हमारी हेल्प करेगा। देन मैगमी बोलता है कि सारे के सारे सीनियर्स बोलते थे कि वो एक बेकार है, लेकिन ओकोत्सु ने अगर बोला है कि वो ताकतवर है तो वो ऑफ कोर्स हमारी हेल्प करेगा एंड हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, कि अगर उसने हमारी टीम ज्वाइन करी तो वो हम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। देन यूजी एंड मैगमी एंटर करते हैं उसी बिल्डिंग में जहाँ पे किंजी हगारी गैम्बलिंग ऑपरेट करता है एंड वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं उनमें से एक बोलता है कि यहाँ से वापसी चले जाओ। मैगमी बोलता है नहीं, हमें पैसे बनाने हैं, हम यहाँ पे गैम्बलिंग मैचेस खेलने आए। देन गार्ड मैगमी के मुंह पे मुक्का मारने वाला होता है एंड 1 इंच पहले अपना पंच रोक लेता है और बोलता है यहाँ का रूल नंबर 1 ये है कि गैम्बलिंग मैचेस मत बोलना, और दूसरी बात ये बताओ तुम्हें किसने भेजा है। देन मैगमी यहाँ पे उस गार्ड से कुछ ना कुछ बात करके मनवा लेता है कि इन लोगों को गैम्बलिंग मैचेस खेल ले। दूसरा गार्ड बॉस से पूछता है कि यहाँ पे 2 लड़के खेल ले एंड वो दूसरी साइड से यस बोल देता है, बट यहाँ पे गार्ड कहता है कि बॉस ने हाँ तो बोल दिए लेकिन उस वाले लड़के को यानी कि यूजी इतादोरी को, एंड आज शाम के मैच में हम यूजी को लेना पसंद करेंगे, बॉस ने कहा है कि तुम बेट लगाने लायक नहीं हो। देन ये डील होने के बाद मैगमी और यूजी वहां से चले जाते हैं और अपना प्लान बनाते हैं कि अंदर से इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे जब यूजी मैच खेल रहा होगा। यहाँ पे मैगमी प्लान बनाता है और बोलता है कि जब तुम मैच लड़ रहे होगे तुम अंदर की जानकारी इकट्ठी करना और मैं बाहर कार पार्किंग साइट में घूमूंगा एंड वहां की इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, और वो लोग इतने भोले तो है नहीं कि मेरे को ऐसे खुलेआम घूमने देंगे, सो वो लोग मेरे पे निगरानी
रखेंगे और हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखें, क्योंकि अगर एक बार हमने आइडेंटिटी अपनी लूज कर दी कि हम जुजुत्सु हाई से, तो किंजी अगारी भाग जाएगा और आइंदा कभी उससे हमें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। एंड मैगमी और इलेबोरेट करता है, कहता है कि आज रात बहुत जल्दी हो जाएगा कि हम लोग मैच में उतरे एंड अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाले, लेकिन हमें एक करना ही पड़ेगा क्योंकि सुमिकी की डेडलाइन करीब है कि वो कलिंग गेम में हिस्सा लेगी, क्योंकि हमारे में बहुत कम टाइम बचा है कि हम सुमिकी को बचा पाए कलिंग गेम में एंटर होने से। सो हमारे में बेसिकली 9 दिन है एंड ये बहुत कम है। हमने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा किंजी अगारी से बात करने में। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे यूजी को वो बॉडीगार्ड लेके जा रहा होता है एरिना की तरफ, जहाँ पे फाइट करेगा यूजी अपने एक ओपोनेंट से। और वो उसे 2 रूल समझाता है कि पहला भागना मत, दूसरा तुम अपनी कर्ज एनर्जी बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि वो कर्ज एनर्जी जो स्पेक्टेटर्स होंगे उन लोगों के लिए वो जस्ट एक इनविजिबल होगी एंड वो उन लोगों को हाइप नहीं करेगी। देन बॉडीगार्ड यूजी को लेके जाता है एरिना की तरफ और सामने ओपोनेंट होता है पांडा। एंड जब इन दोनों की फाइट चालू होती है, ये बेसिकली एक्टिंग कर रहे होते हैं फाइट करने की, ये एक्चुअल में फाइट नहीं कर रहे होते। और यूजी पांडा से पूछता है कि पांडा आपने किंजी अगारी का पता लगाया, आप यहाँ पे इतने दिनों से थे। और यहाँ पे पांडा एक और बात बताता है कि यहाँ पे एक और 3rd ईयर स्टूडेंट है जिसकी टेक्निक किंजी अगारी तक पहुंचने से रोकती है। एंड पांडा यहाँ पे यूजी से पूछते हैं कि तुम जुजुत्सु हाई से छुप रहे हो ना, क्योंकि जुजुत्सु हाई ने यूजी को मारने के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। एंड यूजी बोलता है हाँ। और पांडा उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हें आगे क्या करना है। यूजी बोलता है हाँ। एंड इनकी फाइट की एक्टिंग के वक्त ये दोनों एक दूसरे को ऐसे मारते हैं जैसे सच में मार रहे हो। और यहाँ पे यूजी पांडा को बहुत जोर की पंच मारता है, लेकिन नकली में। और यहाँ पे यूजी मैच जीत जाता है। एंड यूजी के मैच जीतने के बाद ही किंजी अगारी एक बॉडीगार्ड को कॉल में बोलता है कि उस लड़के को मैच के बाद मेरे पास लेके आना। देन वो बॉडीगार्ड पूछता है कि अच्छा ठीक है, मैं यूजी इतादोरी को तो ले आऊंगा, लेकिन उस दूसरे लड़के का क्या करे। किंजी अगारी बोलता है कि उस पर नजर रखो, मेरे को उस पर अभी भी शक है और मैं किरारा को भी सिक्योरिटी के पास भेज रहा हूँ अभी। एंड किरारा ही वही लड़की है जो 3rd ईयर की है, जिसपे ऐसी टेक्निक्स है जो कि किंजी अगारी के पास किसी भी ओपोनेंट को जाने से रोकती है। देन सीन शिफ्ट होता है मैगमी और पांडा के बीच। यहाँ पे मैगमी बोलता है कि पांडा आप इतने दिन से यहाँ पे थे, लेकिन आप अभी तक किंजी अगारी तक पहुंच नहीं पाए। पांडा बोलता है नहीं मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसकी वजह है किरारा, जो कि एक 3rd ईयर स्टूडेंट है एंड उसकी टेक्निक ऐसे काम करती है कि लाइक तुम उस मॉनिटरिंग रूम के पास जा भी रहे हो, लेकिन तुम्हें लगेगा तुम दूर जा रहे हो। ये एक अलग सेंसेशन होती है एंड मॉनिटरिंग रूम में ही किंजी अगारी होता है। सो किरारा बेसिकली हमें उस मॉनिटरिंग रूम से दूर भेजती है, चाहे हम उसके जितने पास जाए। देन यहाँ पे मैगमी और पांडा प्लान बनाते हैं। पांडा को सब याद होता है एंड वो मैगमी को बताता है कि कौन सा गार्ड कौन से फ्लोर पे, मॉनिटरिंग रूम कहाँ पे है, किरारा कहाँ पे होगी। और वो लोग निकल पड़ते हैं इस प्लान पे कि वो लोग सारे गार्ड्स को बेहोश कर देंगे और मॉनिटरिंग रूम तक पहुंचेंगे जहाँ पे होगा किंजी अगारी। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे किरारा और यूजी मॉनिटरिंग रूम की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे होता है किंजी अगारी। एंड ये दोनों आपस में बात करते हुए जाते हैं। यहाँ पे किरारा किंजी अगारी के पास्ट के बारे में बताते हैं कि उसे जुजुत्सु हाई से फायर्ड अप कर दिया गया था, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ये दोनों पहुंचते हैं मॉनिटरिंग रूम में एंड किरारा वहां से वापस चली जाती है और यूजी एंटर करता है मॉनिटरिंग रूम में, जहाँ पे वो मिलता है किंजी अगारी से। देन रूम में एंटर करते हैं किंजी अगारी बोलता है कि यूजी अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम 1 घंटा काम करो और तुम महीने के 10,000 येन कमाओ तो तुम वो काम करोगे। यूजी बोलता है कि ये तो डिपेंड करता है कि वो काम कौन सा है। देन किंजी अगारी बोलता है लेकिन उस चीज को सीखने के लिए तुम्हें 1 घंटे काम करके 10,000 येन बनाने के लिए तुम्हें एक बुक खरीदनी पड़ेगी जो कि होगी 20,000 येन की। देन यूजी बोलता है कि ये तो बेकार की चीज है, मैं उस बुक को क्यों खरीदूंगा। किंजी अगारी बोलता है यस ऑब्वियसली ये एक स्कैम है एंड इस स्कैम में बहुत से लोग फंस जाते हैं और वो उस 20,000 की बुक को खरीद लेते हैं ये सोच के कि हम 10,000 महीना कैसे कमाए। यूजी बोलता है लेकिन क्यों। किंजी बोलता है बिकॉज ऑफ हीट। हीट एक ऐसी चीज है जो लोगों को लालच में गिरा देती है और उनसे बैड कॉल्स करवा देती है, यानी कि वो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। और हीट ही एक ऐसी चीज है जिससे कि लोग लव में भी पड़ते हैं। एंड वो यूजी से सवाल करता है कि तुम मेरे को बताओ कि सबसे ज्यादा जो चीज हीट देती है वो क्या है। यूजी बोलता है गैम्बलिंग। किंजी अगारी बोलता है हाँ तुम सही हो। देन वो बोलता है कि सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे हीट पसंद ना हो, जिसे गैम्बलिंग पसंद ना हो। कुछ लोग हैं जिन्हें गैम्बलिंग पसंद नहीं है, लेकिन उनका रीजन है कि गैम्बलिंग उन्हें बर्बाद कर देता है। सो एक तरीके से वो बर्बादी को हेट करते हैं कि वो कैसे लॉस में चले गए, ना कि वो गैम्बलिंग को हेट करते हैं। और एक बंदा अमीर तभी बन सकता है, वो बड़ा आदमी तभी बन सकता है जब उसे पता हो कि उसे कब रुकना है। सो गैम्बलिंग एक बुरी चीज नहीं है। वो यूजी को ऐसे मैनिपुलेट करता है और वो कहता है मैं एक दिन इस पूरी कंट्री की हीट कंट्रोल करूंगा अपने फाइट क्लब के थ्रू एंड मैं अपना फाइट क्लब एक्सपेंड करूंगा पूरी कंट्री में इंक्लूडिंग यू। एंड यहाँ पे किंजी अगारी का फोन बजने लग जाता है और वो फोन होता है किरारा का। एंड ये दोनों एकदम शांत हो जाते हैं और दोनों के बीच में ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे किंजी अगारी उठता है और यूजी से पूछता है कि तुम कोई ड्रिंक लेना पसंद करोगे। यूजी बोलता है हाँ अगर वो अल्कोहल ना हो तो। क्यों तुमसे संभलती नहीं। यूजी कहता है नहीं मैं अभी अंडर एज हूँ। किंजी अगारी यूजी को कोला पिलाता है और किंजी अगारी सोफे पे बैठ के यूजी से बोलता है कि तुम्हें पता है गोजो से भी नहीं संभलती थी। यूजी बोलता है गोजो कौन। किंजी अगारी बोलता है कैसे सॉर्सरर हो यार तुम कि तुम गोजो सातोरू को नहीं जानते। तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम एक सॉर्सरर नहीं हो। सच बताओ तुम एक जुजुत्सु हाई के
के एजेंट हो ना, और यहाँ पे किंजी अगारी यूजी पे गिलास फेंक के मारता है एंड इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। लेकिन यूजी यहाँ पे किंजी अगारी को रोकने की कोशिश करता है, उसे ठंडा करने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि रुको, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, लेकिन किंजी अगारी बोलता है नहीं। एंड यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है मैगमी और पांडा के प्लान से, जिस प्लान पे काम कर रहे थे कि ये लोग सारे के सारे गार्ड्स को बेहोश कर देंगे या मार देंगे ताकि ये लोग किंजी अगारी तक पहुंच पाए, उसको अपनी टीम में बुला पाए। यहाँ पे मैगमी सारे के सारे गार्ड्स को खत्म कर देता है, उन्हें बेहोश कर देता है, और पांडा भी सेम सारे के सारे गार्ड्स को मारता है। पांडा पहुंचता है टेरिस पे जहाँ पे खड़ा होता है मैगमी, और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पांडा कहता है मेरे को सब याद है, सारे कैमरे ऑफ है, हम पकड़ में नहीं आएंगे। और तभी ये टेरिस से नीचे देखते किरारा घूम रही होती है, और किरारा इन दोनों को देखती है। मेनली वो पांडा को देख के हैरान होती है कि पांडा इस लड़के के साथ है जो कि यूजी के साथ आया था, सो शायद ये लड़का एक स्पाई है जुजुत्सु हाई का, एंड इसका मतलब किंजी डेंजर में है। और तभी वो किंजी अगारी को कॉल कर देती है, और दूसरी साइड यूजी खतरे में आ जाता है जैसे ही किंजी अगारी का फोन बजने लग जाता है। और इस साइड मैगमी और पांडा लड़ रहे होते किरारा से। मैगमी अपनी डिवाइन डॉग्स वाली टेक्निक को यूज करता है किरारा पे, लेकिन उसके डिवाइन डॉग्स किरारा तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि किरारा की टेक्निक ही ऐसी है। और फुशिगुरो समझ जाता है कि पांडा ने सही कहा था, और उसी टाइम पांडा किरारा के पीछे भागता है और बोलता है कि हम तुम्हारे एनिमीज नहीं है, रुको जरा हमारी बात सुनो। वो उसे पूरी कोशिश करता है रोकने की ताकि वो मॉनिटरिंग रूम तक ना पहुंच पाए। और किरारा यहाँ पे बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, जो तुमने हमें धोखा दिया है, सो मैं नहीं रुकूंगी। एंड तभी फुशिगुरो के डिवाइन डॉग्स किरारा के सामने आ जाते हैं, एंड ये लोग जस्ट मॉनिटरिंग रूम के आगे खड़े होते हैं, और किरारा के पास इनमें से कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि उसकी टेक्निक ही ऐसी है। और तभी सीन शिफ्ट होता है यूजी एंड हकारी पे। वहां पे यूजी और किंजी अगारी लड़ रहे होते हैं, और यूजी उसे बोलता है तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। किंजी अगारी बोलता है नहीं। इंट्रो के बाद के सीन में मैगमी, पांडा और किरारा लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे मैगमी किरारा को समझाता है हम लोग जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं है, हमें नहीं पता तुम्हारा और सीनियर्स का क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस वजह से तुम्हारी लड़ाई हुई और तुम्हें निकाल दिया गया, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। यहाँ पे फिर पांडा बोलता है कि इनकी शायद कंजर्वेटिव्स के साथ लड़ाई होगी। कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं जो पुरानी सोच के होते हैं, पुराना माइंडसेट रखते हैं एंड पुरानी टेक्निक्स में बिलीव करते हैं। और वो एग्जांपल देता है कुगीसाकी का, कुगीसाकी एक बेस्ट एग्जांपल है कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की। एंड पांडा यहाँ पे पुराने ट्रेंड्स की बात करता है जो ओल्ड कर्स्ड वीडियोस है, और ये सब टाइम के साथ चेंज होती गई एंड न्यू टेक मिला जुजुत्सु हाई को, न्यू टेक्निक्स मिली, सो इसी वजह से कंजर्वेटिव्स चिढ़ गए। बट यहाँ पे किरारा बोलते हैं कि लेकिन हकारी की टेक्निक तो बेसिक है, टेक्स्ट बुक केस है। और किरारा यहाँ पे बोलती है कि तुम हमारी हेल्प क्यों मांगने आए हो, तुम्हारे पे गोजो सातोरू भी तो है। मैगमी बताता है कि यस, गोजो सातोरू सील्ड है, वहीं पे टोक्यो में उसे प्रिजन रियलम में सील कर लिया गया था, इसी वजह से हम लोगों को तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड यहाँ पे मैगमी अपनी रैबिट एस्केप टेक्निक को यूज करता है किरारा के ऊपर, लेकिन किरारा उससे ज्यादा पावरफुल होती है एंड वो अपनी टेक्निक से मैगमी की टेक्निक को खराब कर देती है और वहां से एस्केप कर जाती है। लेकिन वहीं पे मैगमी हैरान हो जाता है कि इतनी पावरफुल टेक्निक को इसने इतनी इजीली कैसे खराब कर दिया। वो पांडा के पास भागते हुए जाता है और उससे पूछता है, और पांडा को बोलता है कि तुम्हारी बॉडी पे कहीं स्टार का निशान है क्या। और पांडा की बॉडी पे एक स्टार का निशान होता है एंड उस स्टार के ऊपर लिखा होता है IMAI। या मैगमी फुशिगुरो ने ऑब्जर्व किया कि सेम स्टार वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आ सकते हैं, डिफरेंट स्टार ऑर्डर वाले रिपेल हो रहे हैं, ये डिस्टेंस का नहीं पैटर्न का इशू है। और तभी मैगमी पांडा को बोलता है कि पांडा सेनपाई, मैं समझ गया, ये कॉन्स्टलेशंस का यूज कर रही है एंड इस टेक्निक का नाम है साउदर्न क्रॉस। और यहाँ पे किरारा हैरान हो जाती है कि इसको मेरी टेक्निक के बारे में पता कैसे चल गया, ये इतना इंटेलिजेंट है। वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि वो कोई और टेक्निक का यूज कर रही हो, और वो उन्हें जस्ट भ्रम में डालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर मैगमी ने मेरी पूरी टेक्निक समझ ली तो ये मॉनिटरिंग रूम के अंदर चला जाएगा, सो मेरे को इसे यही रोकना होगा। देन उसी वक्त पांडा और मैगमी एक दूसरे से बात कर रहे होते और ये लोग उसकी टेक्निक को क्रैक करते हैं, हम उस तक कैसे पहुंचे और मॉनिटरिंग रूम में कैसे जाए। यहाँ पे मैगमी को श्योर नहीं होता कि ये साउदर्न क्रॉस है या नहीं, तो वो पांडा से पूछता है कि इस टेक्निक में 4 स्टार्स ही होते हैं ना जो कि इसने हमें असाइन करे होंगे, एंड ये लोग उसकी टेक्निक को क्रैक करने में जुड़ जाते हैं। आखिरी में इन लोगों का कंक्लूजन ये होता है कि एटलीस्ट 4 स्टार्स होने चाहिए, लेकिन ये आगे जाके चेंज होके हो जाते हैं 5 स्टार्स इनके एजम्पशन के हिसाब से। और यहाँ पे मैगमी को अगर गेट तक पहुंचना है तो उसको हर ऑर्डर को मेंटेन रखना पड़ेगा, लाइक उसे ऑर्डर के हिसाब से चलना पड़ेगा, लाइक उसे पहले स्टार को टच करना पड़ेगा, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा एंड 5वां जो कि गेट है, और चौथा स्टार खुद किरारा है। इन लोगों को अगर गेट तक पहुंचना सो इन्हें ये ऑर्डर फॉलो करना होगा। देन उसी वक्त किरारा पांडा पे हमला कर देती है अपनी टेक्निक से, पांडा के साथ एक कार को चिपका देती है, कार उसके पीछे ही रहती है एंड पांडा कार के अंदर फंस जाता है। एंड पांडा कार को जितनी दूर फेंकना चाहे नहीं फेंक सकता, अगर वो फेंक भी देता है तो वो कार वापसी मैग्नेट की तरह उसी पे आगे लगेगी एंड दोनों क्लैश कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैगमी ने किरारा की टेक्निक को डिकोड कर दिया और उसने किरारा को पकड़ लिया। कैसे? मैगमी ने रैबिट एस्केप से कॉन्स्टलेशन पैटर्न टेस्ट करके मिमोसा अलाइनमेंट आइडेंटिफाई किया, फिर करेक्ट स्टार सीक्वेंस फॉलो करके डिवाइन डॉग्स को किरारा तक पहुंचने दिया, तब जाकर वो किरारा को टच कर पाया एंड फाइनली मैगमी किरारा को पकड़ लेता है एंड मैगमी उसको उसी की ट्रिक समझाता है कि मैंने तुम्हारा अटैक डॉज कैसे करा। एंड किरारा उसी चीज को देख के हैरान हो जाती है कि सच में तुम यार फर्स्ट ईयर के हो, तुम में इतना दिमाग
आ गए। देन उसी के बाद भाई मैगमी फुशिगुरो यहाँ पे किरारा से माफी मांगता है और बोलता है कि तुम प्लीज हमारी बात सुन लो, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है तुम लोगों की, हम मुसीबत में और हमारे पे टाइम भी कम है। किरारा यहाँ पे बोलती है ओके फाइन। उसी वक्त दीवार टूटती है एंड किंजी अकारी यूजी इतादोरी को फेंक के मारता है। यूजी बाहर आगे गिरता है और वो बोलता है कि मैगमी एंड पांडा सेनपाई प्लीज बीच में मत आना हम दोनों के। उसी टाइम किंजी अकारी अपने रूम से बाहर निकलता है एंड वो यूजी के फेस पे मुक्का मारता है, लेकिन यूजी उसे बिल्कुल डॉज नहीं करता। और यही बात देखे किंजी अकारी हैरान रह जाता है कि ये अपने आप को बचा क्यों नहीं रहा मेरे से। एंड दूसरी साइड यूजी सोच रहा होता है कि नहीं, मैं इसे डॉज नहीं करूंगा, इसके पंचेस को मैं बिल्कुल डॉज नहीं करूंगा, मैं इसे मारने दूंगा जब तक ये खुद नहीं टूट जाता है, खुद नहीं रुक जाता। और दूसरी साइड से किरारा आवाज देके बोलती है कि इन बच्चों को तुम्हारी हेल्प चाहिए हकारी, सो इन्हें मत मारो। और किंजी अकारी बोलता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। एंड उसी वक्त वो एक और मुक्का मार देता है यूजी के फेस पे एंड यूजी पीछे आके संभलता है एंड वो खड़ा हुआ होता है। देन किंजी अकारी बोलता है तुम मेरे पास ही क्यों है। यूजी यहाँ पे बोलता है कि अपर क्लासमैन ने कहा कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इस वजह से हम तुम्हें अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे किंजी अकारी होते हैं गैम्बलिंग का शौकीन और वो कहता है ठीक है, अगर मेरे को तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मेरे को तुम अपनी हीट दिखाओ। फिर किंजी अकारी यूजी के पास आके उसका कॉलर पकड़ के बोलता है किसी और ने कह दिया और तुम मेरे पास आ गए, यागा क्या कर रहा है वहाँ पे, बच्चों को नशे करवा रहा है। देन यूजी यहाँ पे बोलता है कि मेरे में हीट नहीं है और यूजी यहाँ पे गिल्ट में बोलता है कि आई एम जस्ट अ कॉक सॉर्सरर। यानी कि कॉक सॉर्सरर का मतलब बेसिकली कि यूजी खुद को सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा मानता है जो कि अपनी सिर्फ एक ड्यूटी कर रहा है कर्स्ड कॉर्प्सेस को भगाने का, जहाँ पे भी शाप्त शक्तियां फैली हो उन सबको खत्म करने का। एंड किंजी अकारी यहाँ पे यूजी के इस आंसर से और गुस्सा हो जाता है और वो यूजी को एक और पंच मारता है फेस पे। एंड वो पंच इतना पावरफुल होता है कि किंजी अकारी को लगता है यूजी इतादोरी मर चुका है, क्योंकि गोजो ने कहा था किंजी अकारी कर्ज एनर्जी दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे किंजी अकारी पीछे मुड़ता है और वो पांडा मैगमी किरारा को देख रहा होता है, उसी वक्त यूजी इतादोरी उसके पीछे आ जाता है। एंड जैसे किंजी अकारी पीछे मुड़ता है वो यूजी को देख के शॉक हो जाता है। वो कहता है मैंने इसे इतनी तेज पंच मारता फिर भी ये अभी भी खड़ा है मेरे आगे। देन यूजी इतादोरी दोबारा से कहता है आई एम अ कॉग। एंड कॉग का सिर्फ एक ही रोल होता है कि उनको एग्जॉर्सिज्म करना होता है, शापित शक्तियों को भगाना होता है। मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊंगा तब तक तुम हाँ नहीं बोल देते। और वो किंजी अकारी के पास आके बोलता है कि तुम बताओ तुम्हारा क्या रोल है। और किंजी अकारी उस वक्त हैरान रह जाता है कि इसका मतलब इस बंदे में भी हीट है और वो हीट कॉग की है। तब जाके किंजी अकारी समझता है कि इसमें कॉग की हीट है। एंड किंजी अकारी ये बात समझने के बाद उन तीनों को नीचे बुलाता है, किरारा, पांडा एंड मैगमी, और बोलता है ठीक है इट्स अ डील, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एंड उसी वक्त कलिंग गेम का एक रोबोट इनके सर के ऊपर आता है एंड वो रिंग करता है कि कलिंग गेम के अंदर एक और रूल ऐड हुआ है, 9th रूल, जिस रूल में ये चीज है कि हम दूसरे प्लेयर की प्रोफाइल देख सकते हैं कि उसको कितने पॉइंट्स मिल चुके हैं, उसका क्या नाम है और उसकी अदर इन्फोज। देन सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड जहाँ पे एक प्लेयर बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है एंड वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स अर्न कर चुका होता है। इवन वो कहता है कि अब के लोग बहुत कमजोर है, 400 साल पहले अब से थोड़े बेटर लोग थे। एंड कलिंग गेम का रोबोट उसे बोलता है कि तुम्हारे 200 पॉइंट से ज्यादा हो गए, सो तुम्हें कोई रूल ऐड करना है क्या। तब वो प्लेयर बोलता है कि हाँ मेरे को ये रूल ऐड करना है कि सब प्लेयर की इन्फो सामने हो, सब प्लेयर की इन्फो पब्लिक हो, एंड वो कौन से कॉलोनी बैरियर्स में है, उनका नाम क्या है, उन्होंने कितने पॉइंट्स अर्न कर लिए, ये सब इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दो। वो ये रूल ऐड कर देता है और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 में देखेंगे कि इन लोगों ने किंजी अकारी की हेल्प लेके आगे क्या करा और ये लोग कैसे गोजो सातोरू को फ्री करते हैं। JJK सीजन 3 एपिसोड 7 आ चुका है एंड एपिसोड 7 की शुरुआत में गेटो एक लड़की के पास खड़ा होता है और वो उससे माफी मांगता है कि मैंने ऐसी गेम बना दी जिसमें डू और डाई रूल है, यानी कि मरो या मारो, और तुम भी उस गेम में हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम लीव कर सकते हो जब भी तुम अपने सपने से जागोगी। देन गेटो इस लड़की को लेके अपने साथ जा रहा होता है और इसे कोई पुकारता है, इसका एक फ्रेंड होता है इगुची नाम का। देन जब लड़की उसकी आवाज सुनती है उसे रियलाइज होता है कि ये सपने में थी। देन जैसी वो सपने से बाहर आती है वो अपने दोस्त से कहती है हम कहाँ पे है। उसका दोस्त बताता है कि हम एक बैरियर के अंदर है एंड वो उस जगह का नाम बताता है, हम कोतोदाई या हिरोसे के बीच में कहीं पे हैं। और वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें अपना सपना बता सकती हूँ क्या। वो लड़का बोलता है कि क्या तुम उसी चीज के बारे में बताओगी, वो लंबे बाल वाला लड़का आया था, सर पे टागे एटसेट्रा एटसेट्रा। वो लड़की हैरान हो जाती है और वो बोलती है क्या सच में तुम्हें कैसे पता। वो लड़का बोलता है यहाँ पे हर किसी के सपने में वो लंबे बाल वाला लड़का आया था, इस वजह से। इंट्रो के बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यूजी इतादोरी और मैगमी किंजी अकारी को अप्रोच करने गए थे और वहाँ पे किंजी अकारी बहुत ज्यादा हैरान होता है ये बात सुन के कि गोजो सातोरू सील्ड है एंड ये लोग उसकी हेल्प मांगने जाते हैं। देन किंजी अकारी हाँ बोल देता है और यहाँ पे पांडा भी रिवील करता है कि मासामिची यागा की भी डेथ हो चुकी है एंड पांडा सबसे क्लोज था मासामिची यागा से, तो सब पांडा को सॉरी बोलते हैं। एंड किंजी अकारी यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प काइंडनेस के चक्कर में नहीं कर रहा, मेरी भी एक डील है कि तुम लोगों को कलिंग गेम के बाद मेरी हेल्प करनी होगी, इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ हकारी बोलते हैं जब ऊपर के लोगों का मामला सेटल हो जाए तब तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। और यहाँ पांडा बोलता है क्या
तुम यानी कि सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, क्योंकि जो कर्स स्पिरिट्स है उनका एग्जिस्टेंस तो पब्लिक हो चुका है, यानी सबको पता है इस बारे में, तो शायद तुम अब सिस्टम चेंज करने की सोच रहे हो। या मैगमी बोलता है कि हाँ ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इजी होगा ये सब। देन हकारी बोलता है क्या तुझे क्या पता है इस बारे में, तू है कौन? देन मैगमी फुशिकुरो बताता है कि मैं ज़ेनिन क्लैन का हेड हूँ। एंड उसी वक्त किंजी हकारी हैरान हो जाता है कि अगर ये ज़ेन क्लैन का हेड है तो यानी कि मैं अपने गैम्बलिंग मैचेस को पूरे जापान में एक्सपैंड कर सकता हूँ और मेरे को कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। देन वो बड़े एक्साइटमेंट में कहता है कि फुशिकुरो की हम फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या? एंड उसी वक्त दोबारा से कलिंग गेम का वही रोबोट यानी कि कोगाने आता है और वो बताता है कि रूल नंबर 9 ऐड हुआ है, जो कि मैंने तुम्हें बताया था एपिसोड 6 में, कि हम लोग किसी की भी प्रोफाइल, पॉइंट्स एंड उसने कितने बंदे मारे, नाम वो कौन सी कॉलोनी में है, ये हम सब देख सकते हैं रूल नंबर 9 के हिसाब से। देन कोगाने रिवील करता है वो यूजी इतादोरी का रोबोट है और यह मैगमी फुशिकुरो हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये कैसे हुआ कि यूजी इतादोरी ऑलरेडी गेम का पार्ट है, लेकिन कैसे? एक्चुअल में गेम का पार्ट वही बंदा होता है जिसके पास कर्स्ड एनर्जी हो। एंड यहाँ पे यूजी एक रियल पर्सन है, लेकिन वो सुकुना का वेसल है, इस वजह से वो ऑटोमेटिकली गेम में काउंट हो गया, क्योंकि केंजाकू ने गेम का सिस्टम में सुकुना को ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ था कि जिन लोगों के पास भी कर्स्ड एनर्जी होगी या कर्स्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो लोग ऑटोमेटिक गेम का हिस्सा होंगे। यहाँ पे मैगमी बताता है कि 1000 साल पहले सुकुना और केंजाकू के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि सुकुना मरने के बाद एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एंड जो कि उसकी उंगलियां थी और वो यूजी इतादोरी ने खा ली थी। सो इस वजह से यूजी इतादोरी ऑलरेडी गेम का पार्ट है। देन ये लोग कोगाने को बोलते कि तुम सब प्लेयर्स की लिस्ट दिखाओ, और कोगाने जब लिस्ट दिखाता है उस लिस्ट में इन्हें वही प्लेयर मिल जाता है जिसने ये 9th रूल ऐड करा है कि सबकी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाए। एंड तब ये और लोगों को सर्च करते हैं जिन लोगों के 100 पॉइंट्स है या 100 से ज्यादा पॉइंट्स है, लेकिन उन्होंने अभी तक रूल्स ऐड नहीं करे। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम इन लोगों को मार देंगे और सुमिकी के लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाएंगे, या तो उन लोगों को मारने के बाद उन्हीं से रूल बनवाएंगे क्योंकि उन पे ऑलरेडी 100 पॉइंट्स है, और इस करके इन दोनों को दूसरे लोगों की जान भी नहीं लेनी पड़ेगी। एंड ये लोग और प्लान बनाते हैं कि हम लोग सबसे पहले 100 पॉइंट्स होते ही 8th रूल को खत्म करेंगे। 8th रूल में क्या था कि 19 दिन के अगर तुम्हारे पॉइंट्स नहीं बढ़े तो तुम्हें मार दिया जाएगा या तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी खत्म कर दी जाएगी। सो मैगमी बताता है कि हमें इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक ऐसा रूल ऐड करेंगे जिसमें हम लोग आपस में अपनी एनर्जी को शेयर कर सकते हैं, हम लोग अपनी एनर्जी को आपस में सर्कुलेट करेंगे। एंड ये मैगमी बोलता है एक और रूल ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, जिन प्लेयर्स पे ज्यादा पॉइंट्स है वो लोग अपने पॉइंट्स को स्पेंड करके इस गेम से बाहर निकल जाए। हकारी बोलता है लेकिन ये रूल्स के खिलाफ नहीं हुआ, इससे तो एक तरीके से तुम गेम से बच जाओगे। मैगमी बोलता है हाँ मेरे को भी ऐसे ही लगता है, और मैगमी कहता है हमें जस्ट गेम के सिस्टम को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सो अगर ऐसा हो कि एक प्लेयर गेम से निकले एंड नॉन प्लेयर गेम के अंदर एंटर हो, सो ये रूल काम कर सकता है, इससे गेम भी बैलेंस्ड रहेगा और गेम के रूल्स भी नहीं टूटेंगे। देन हकारी बोलता है कि हाँ अब तुम सही बोल रहे हो। देन मैगमी बोलता है कि हमें एंजल को ढूंढने के साथ साथ हजीमे काशिमा को भी मारना पड़ेगा एंड हिरोमी हिगुरुमा को भी ढूंढना पड़ेगा। हजीमे काशिमा वही है जिसने ये रूल ऐड करा है कि सब प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाए, एंड एंजल वही है जिसकी हेल्प से ये लोग प्रिजन रियलम को खोलेंगे। देन यूजी इतादोरी एंजल के बारे में सर्च करता है एंड उसे कहीं भी उसका नाम नहीं दिखता लिस्ट में। देन पांडा बोलता है कि मे बी एंजल किसी और नाम से हो, जैसे कि तुम्हारे अंदर सुकुना है। तब मैगमी बोलता है कि हमें तेनगन सर ने बताया था कि वो कहीं टोक्यो की ईस्ट साइड में है। देन किंजी हकारी बोलता है कि ठीक है फिर पांडा और मैं जाएंगे टोक्यो 2 बैरियर में, मैगमी और इतादोरी तुम जाओगे टोक्यो 1 बैरियर में, और किरारा बैरियर्स के बाहर वेट करेगी। एंड ओकोत्सु ने भी अभी तक हमें कॉल नहीं कराई, यानी कि बैरियर्स के अंदर फोन वगैरह काम नहीं करते, सो किरारा को बाहर ही रुकना पड़ेगा ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन रखे अपने पास। देन ये लोग जाते हैं बैरियर्स के अंदर। तब यहाँ पे मैगमी बताता है कि हमें इनकार्नेटेड सॉर्सरर्स को ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। इनकार्नेटेड सॉर्सरर्स वो होते हैं जैसे कि सुकुना, जो कि मरने के बाद एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन गए एंड वो अब किसी और की बॉडी में है। मैगमी यहाँ पे बताता है कि पुराने जमाने में जब फाइट होती थी वो लोग मरना पसंद करते थे वॉर्स में, सो इस वजह से इन सब ने केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, जैसे कि काशिमो एंड हिगुरुमा। देन ये लोग जाते हैं बैरियर्स के बॉर्डर्स के पास एंड ये लोग बैरियर में एंटर करते हैं। देन मैगमी वहां से गायब हो जाता है एंड फुशिकुरो आसमान से नीचे गिरता है, और तभी उसे तेनगन की बात याद आती है कि हम लोगों को 9 में से किसी एक जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा रैंडमली, और कुछ लोग ऑलरेडी नीचे वेट कर रहे होंगे, एंड उन्हीं में से एक प्लेयर यूजी इतादोरी पे अटैक कर देता है एंड वो फीमेल सॉर्सरर उसे मारती है एंड बहुत ज्यादा डैमेज देती है, लेकिन फिर भी वो हैरान रह जाती है कि ये लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतने में तो कोई और होता अभी तक मर जाता। देन यूजी इतादोरी बहुत ही इजीली उस फीमेल सॉर्सरर को मार देता है एंड उसका पार्टनर जाता है और वो बोलता है ये तुमने क्या करा उसके साथ। यूजी सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों से पूछता हूँ जरा कि इनकार्नेटेड सॉर्सरर्स कहाँ मिलेंगे, या हिगुरुमा के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि इन्हें बेसिकली सुमिकी को बाहर निकालना है यहाँ से। देन इनका जो एक प्लेयर नजरें गड़ाए बैठा होता है आसमान में कि जो भी रैंडम प्लेयर आएगा उसे मारेंगे, वो कहता है उस लड़के को मैंने यही देखा था। सो हबाबा तो वही है, तो क्या इसने हानियू को मार दिया है? देन सीन शिफ्ट होता है मैगमी फुशिकुरो के पास, जहाँ पे एक लड़की उससे बोल रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। मैगमी बोलता है कि पहले तुम
तुमने मेरे पे अटैक करा था। मैगमी देन उस लड़की से सवाल करता है कि तुम किसी हिगुरुमा नाम के प्लेयर को जानती हो। वो लड़की बोलती है कि हिगुरुमा शायद उसके 100 पॉइंट्स है ना। देन सीन वापसी यूजी इतादोरी की फाइट पे शिफ्ट होता है। वहां पे यूजी इतादोरी हबाबा से लड़ रहा होता है। हबाबा के सर पे पंखड़ी होती है जिससे कि यूजी को लड़ने में परेशानी होती है, लेकिन इतनी नहीं। एंड यूजी हबाबा के फेस पे बहुत जोर की किक मारता है एंड नीचे गिर जाता है। एंड यूजी दिमाग लगाता है इस सॉर्सरर को मेरे को मारने के लिए पास आना पड़ेगा। सो मैं इस चीज का फायदा उठाता हूँ। एंड यूजी यहाँ पे अपने प्लान के हिसाब से वर्क करते हैं एंड वो एक बिल्डिंग में उसका वेट करता है। जैसे ही हबाबा अपने पंखड़ियों के साथ आता है उस पर अटैक करने, वैसे ही यूजी सोचता है कि ये लोग इतने पावरफुल है कि मेरे को मार सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं मार पा रहे। एक्चुअल में ये लोग जितना अपनी टेक्निक के मेन सोर्स से दूर जाते उतना ये लोग कमजोर होते जाते हैं। एंड उसी टाइम यूजी अपनी पूरी पावर से हबाबा के सर पे पंच मारता है एंड उसकी सारी की सारी पंखड़ियां खराब हो जाती है। एंड यहाँ पे यूजी के हाथ से ही ब्लीडिंग होने लग जाती है उन ब्लेड्स की वजह से। सो वो यूजी को टीज करता है एंड वहीं पे यूजी उसके मेन पार्ट पे किक करके उसे खत्म कर देता है। एंड तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है मैगमी फुशिगुरो पे, जहाँ पे वो सॉर्सरर से पूछ रहा होता है। वो सॉर्सरर कहते हैं कि मेरे को पता तो है लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। एंड मैगमी कहता है ठीक है बताओ क्या करना तुम्हारे लिए। वो लड़की कहती है कि तुम मेरे रखवाले बन जाओ। और यहाँ पे मैगमी कहता है हाँ हाँ बहुत सही, फटाफट बताओ अब हिगुरुमा कहाँ मिलेगा, जल्दी बताओ, मेरे पे टाइम नहीं है बिल्कुल। एंड दूसरी साइड यूजी इतादोरी हबाबा को उठा रहा होता है कि अरे उठो, मेरे को तुमसे कुछ सवाल करने यार, तुम किसी हिगुरुमा नाम के प्लेयर को जानते हो क्या। देन पीछे से आता उनका मेन प्लेयर जो कि ऊपर नजर गड़ाए बैठा होता है आसमान में। वो कहता है ओ यूजी इतादोरी मैं तुम्हें जानता हूँ एंड मेरे को पता है उस बंदे के बारे में जो तुम पूछ रहे हो, हिगुरुमा। एंड वापस इस साइड मैगमी कहता है कि ठीक है तुम मुझे बताओ। एंड वो उस लड़की का पीछा करता है। वो कहता है अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें पता आगे क्या होगा। मैं इतादोरी की तरह नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो मैं खुद 100 पॉइंट्स अर्न कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा ताकि मैं किसी को ना मारूं। और या वो लड़की अपना नाम बता देगी, मेरा नाम है रेमी, तुम मेरे से तुम करके बात मत करो। एंड वापस यूजी की साइड आते हैं। यहाँ पे यूजी से वो लड़का कहता है कि बहुत टाइम हो गए मिलो यार, तुम मेरे को जानते हो क्या, मैं तुम्हें याद हूँ क्या। देन यूजी बोलता है कि तुम मेरे को कैसे जानते हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वो लड़का बोलता है कि यार तुम बहुत फेमस हो इस वजह से, तुम तो निशिनागा टाइगर हो ना। यूजी कहता है अच्छा तो तुम मेरे गांव से हो। एंड दूसरी साइड मैगमी वहां उस लड़की से सवाल करता है अच्छा तो तुम इनकार्नेटेड सॉर्सरर नहीं हो। वो लड़की कहती है कि तुम्हें मैं इतनी ओल्ड फैशन लगती हूँ क्या, मैं कोई पुरानी सॉर्सरर नहीं हूँ। और वो कहते कलिंग गेम को स्टार्ट हुए 12 दिन हो गए हैं एंड मैं किसी को भी अपनी तरफ से मारना नहीं चाहती, लेकिन कलिंग गेम फोर्स करवा रही है कि अगर तुम किसी को नहीं मारोगे तो तुम खुद ही मर जाओगे। देन वो अपने पीछे पीछे मैगमी फुशिगुरो को लेके जाती है। मैगमी बोलता है कि तुम मेरे को कहाँ लेके जा रही हो, मेरे को जरा तुम बताओगी। वो लड़की कहती है कि अगर तुमने मेरे को उससे पहले मार दिया तो। मैगमी कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा यार, लेकिन तुम मेरे को बता दो अगर तुम किसी और के थ्रू मर गई तो मेरे को एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि तुम मेरे को कहाँ लेके जा रही थी। वो लड़की कहती है कि तुम मेरे नाइट हो, तुम मेरे को प्रोटेक्ट करोगे। दूसरी साइड यूजी इतादोरी उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारे वो दोनों दोस्त थे क्या। वो कहता है नहीं यार मैं एक नॉर्मल बॉय हूँ, मेरे वो कोई दोस्त नहीं थे और मेरा नाम है अमाइरिन। देन यहाँ पे यूजी एंड मैगमी दोनों अपने साथ चलने वाले लोगों से सवाल करते हैं हिगुरुमा कहाँ है। एंड यहाँ पे अमाइरिन बताता है कि वो इकेबुकुरो में है एंड रेमी मैगमी को बताती है कि वो शिनजुकू में है। एंड यही पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। जेजेके सीजन 3 एपिसोड 8 आ चुका है। एपिसोड 7 में हमने देखा था अमाइरिन ने इतादोरी को बताया था कि हिगुरुमा इकेबुकुरो में है और रेमी मैगमी को बताती है कि हिगुरुमा शिनजुकू में। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा तो सच बोल रहा है और कोई एक झूठ बोल रहा है, क्या पता दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। सो देखते हैं ये दोनों अगर इन जगहों पे जाते तो इन्हें हिगुरुमा मिलता है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 8। एपिसोड 8 की शुरुआत में एक बंदा यहाँ पे अपने लॉयर को बता रहा होता है कि मेरे पे एक कैट है। उसका लॉयर बोलता है ठीक है आगे बताओ। वो बंदा कहता है कि अचानक से मैं जा रहा था और मेरे पीछे 2-3 पुलिस अफसर आ गए और वो मेरे को पकड़ने लग गए, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे पेट्स रखना अलाउ नहीं है और मैं ही एक बंदा हूँ जिसको पता है कि मेरे पास एक कैट है और अगर वो मेरे को ले गए तो वो मर जाएगी अकेले। तब लॉयर बोलता है कि ये बात है मार्च 2016 की मोरियोको सिटी में, जहाँ पे एक लड़की और उसकी माँ को किसी ने चाकू से मार दिया और जब पुलिस वालों ने आसपास के एरिया में इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें तुम मिले, तुम भागने लगे और वो तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे घर में घुसे तो उन्हें तुम्हारे घर में वही चाकू मिला जो खून से लथपथ था और उन्होंने उसी टाइम तुम्हें अरेस्ट कर लिया। और जब खून का डीएनए टेस्ट करवाया गया वो मैच कर गया कि जो चाकू तुम्हारे घर में है उसी से वो मर्डर हुए हैं और इस वजह से तुम्हें अरेस्ट कर लिया। लेकिन वो बंदा अपने क्राइम को मानता ही नहीं था कि उसने करा ही नहीं। वो बंदा अपने क्राइम को पुलिस वालों के आगे लगातार डिनाई करता गया और इस बंदे का नाम है कीता। एंड कीता की स्टोरी ये लॉयर बता रहा होता अपनी एक फ्रेंड को जिसका नाम होता है शिमिजू। या शिमिजू बोलती है कि कम ऑन यार इन सबसे काम नहीं बनेगा, कुछ और हमें ठोस सबूत चाहिए होगा। और उसके घर पे वही चाकू मिला था जिससे वो 2 मर्डर हुए थे। एंड वहाँ लॉयर कंफर्म करते हैं कि हाँ उस पे जो चाकू मिले थे उसी से मर्डर हुए थे, लेकिन
उसने ये प्लान बना रखा था कि वो बाद में वो पुलिस को लौटा देगा, उसे वो पड़े हुए मिले थे रोड पे। एंड वो लॉयर कहता है मेरे को इसकी कहानी में कुछ तो अजीब लग रहा है, क्योंकि ये एक एनपीओ में भी काम करता है। एनपीओ एक टाइप का शेल्टर है जो कि बूढ़े लोगों को रखता है। एंड वहाँ पे कीता इन बूढ़े लोगों की सहायता करता था, जिसकी उसको कोई सैलरी भी नहीं मिलती थी। सैलरी के नाम पे उसे कभी कभी न्यू ईयर के लिए पैसे मिल जाया करते थे एंड लंच बॉक्सेस वगैरह खाने के लिए, बस दैट्स इट। और जहाँ वो रहता था वहाँ के लोग तो उससे 50,000 येन पर मंथ रेंट लेते थे। और यह लॉयर और चीजें बताता है कि जिस जगह पे वो रहता था उस सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, इस वजह से भी उसने वो हथियार पुलिस को लौटाने में देरी कर दी। एंड यहाँ पे जब कीता अपनी प्रॉब्लम उस लॉयर को बताता है कि हमारे वहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाना दोनों ही मना था, क्योंकि इससे जो हमारे नेबर्स होते थे वो परेशान हो जाते थे। एंड यहाँ पे लॉयर शिमिजू को बताता है कि जब से तोहोकू में डिजास्टर रिलीफ के पैसे मिलने लगे तब से एनपीओस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, इसलिए वहाँ कहीं हथियार पड़ा मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी रीजन की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि कीता इनोसेंट है एंड हमारे पे अभी भी बहुत चांसेस है कि हम उसे इनोसेंट प्रूव कर सके। सो हमें सबसे पहले तो एनपीओ ग्रुप के रेजिडेंट्स के बारे में पता करना होगा एंड हमें और जानकारी निकालनी होगी, इनकी एक्टिविटीज पे नजर रखनी होगी, इनके टैक्सेस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड लॉयर यहाँ पे जाते जाते शिमिजू को बोलता है कि तुम इन चीजों पे इन्वेस्टिगेट करो जब तक मैं कीता से कुछ और सवाल करता हूँ। एंड वो शिमिजू को बोलता है कि और हाँ एक और बात, तुम एक कैट रख सकती हो। शिमिजू बोलते क्या एक कैट? एंड जब ये लॉयर रोड पे जा रहा होता है इसके पीछे शिमिजू भागते हुए आती है। वो अपने आप से बातें करते हुए बोलती है कि हमें कोर्ट वगैरह कुछ पैसे तो देती नहीं और हम पे काम का लोड इतना डाल देती है एंड ऊपर से पूरी पब्लिक के लिए वो बंदा गिल्टी है एंड प्लस ये एक मर्डर केस है, सो उसको डेथ पेनल्टी मिलना पॉसिबल है। एंड तभी शिमिजू उस लॉयर को पुकारती है, हिगुरुमा तुम ऐसे केसेस क्यों लेते हो जो इतने मुश्किल होते हैं? हिगुरुमा बोलता है कि अगर मैं इजी केसेस लूंगा तो मेरे स्किल्स जो है वो खराब हो जाएंगे, सो तभी मैं इतने हार्ड केसेस लेता हूँ। देन हिगुरुमा कहता है कि हमें कभी कभी ऐसा केस ले लेना चाहिए जिसका जीतना मुश्किल हो। देन शिमिजू हिगुरुमा की एक्टिंग उतारती है, क्या कोई एक केस? देन बाद में शिमिजू एक कैफे में होती है जहाँ पे उसे मिलती है तकागी। तकागी हिगुरुमा की एक्स कलीग होती है एंड वहाँ पे शिमिजू तकागी से पूछती है कि वो ऐसे ही थे क्या पहले से? कोई बंदा ऐसे कैसे हो सकता है जो पैसों की बिना टेंशन किए बस अपने क्लाइंट को केस जितवाए एंड उसे इंसाफ दिलवाए? तकागी बोलती है हाँ वो पहले ऐसे नहीं थे, पहले वो इससे भी बदतर थे, वो कभी भी पैसों की टेंशन नहीं लेते, वो हमेशा कमजोर का साथ देते हैं। पहले भी उन्होंने एक ऐसा ड्रिंक एंड ड्राइव केस लिया था जहाँ पे एक 19 साल के लड़के को कुछ लोगों ने जान के दारू पिला दी थी और ड्राइव करते उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सबको अपनी स्टेटमेंट्स एक जैसी करने पर मजबूर कर दिया। एंड रिजल्ट क्या निकला? ना तो उस केस को सेटल कर पाए और ना ही वो उस बंदे की जेल जाने की सजा को सस्पेंड करवा पाए। एंड ये सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, वहाँ पे वही 19 साल का लड़का हिगुरुमा पे चिल्ला के बोलता है कि तुमने कहा था तुम मुझे नॉट गिल्टी प्रूफ करवाओगे लेकिन तुम झूठे निकले। देन यहाँ पे तकागी और हिगुरुमा बैठे होते हैं। तकागी हिगुरुमा को बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम उस 19 साल के लड़के के लिए प्रोबेशन दिलवाओगे। प्रोबेशन मतलब कोर्ट यहाँ पे तुम्हें गिल्टी मानता है लेकिन तुम्हें जेल नहीं भेजता। सो हिगुरुमा उसके लिए वो भी नहीं कर पाया एंड वो समझाती है कि ये होपलेस क्रिमिनल केसेस लेना छोड़ दो। मैं जानती हूँ तुम कमजोर लोगों को बचाना चाहते हो, ये सिर्फ सुनने में नोबल लगता है लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में ये चीजें बेकार है। एंड यहाँ पे हिगुरुमा तकागी की बात का जवाब देता है। वो कहता है कि वो लोग पैसे और मेंटल प्रेशर की वजह से इतना घिर चुके कि उन लोगों ने मेरे पे गुस्सा उतार दिया। देन तकागी पूछते कि हिगुरुमा तुम्हारे दिल में क्या है? एंड हिगुरुमा यहाँ कुछ नहीं बता पाते। देन सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पे शिमिजू और हिगुरुमा उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहाँ आसपास घूमते उसी एरिया में जहाँ पे वो मर्डर हुआ था। और कोर्ट की सुनवाई के दिन यहाँ पे हिगुरुमा अपना केस जीत जाता है। वो कीता को बेगुनाह प्रूफ कर देता है वहाँ पे, लेकिन उसे पता था वो लोग दोबारा से अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में छोटे मोटे केसेस नहीं लिए जाते। देन यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कीता शिमिजू एंड हिगुरुमा के सामने बैठा होता है। वहाँ पे कीता हिगुरुमा को थैंक यू बोलता है एंड हिगुरुमा बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम आगे कुछ एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि अभी भी एक और अपील पेंडिंग है। देन कीता बोलता है वो बात नहीं है लेकिन आपने मेरे में बिलीव करा इस बात के लिए थैंक यू। एंड यहाँ कोर्ट ट्रायल की दूसरी अपील में कीता को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है। एंड यहाँ पे हिगुरुमा बोलता है जो डिफेंस होता है उन लोगों को लिमिटेड स्टाफ और लिमिटेड बजट के साथ काम करना होता है और सरकारी वकील अपनी पूरी ताकत और जो टैक्सेस होते हैं उन सब की मदद से एविडेंस इकट्ठा करते हैं, लेकिन अपील वाले दिन कोई नया एविडेंस ही पेश नहीं करा गया कीता को बचाने के लिए और इसी वजह से वो लोग जीत गए। और यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो असली मर्डरर को ढूंढे क्योंकि यहाँ पे हमारे पे कोई सबूत बचे ही नहीं थे कीता को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम अपील कर भी देते तो वहाँ पे प्रॉपर हियरिंग नहीं होती इन छोटे मोटे केसेस की एंड कीता को इस केस में शुरुआत से गिल्टी माना गया। सो हमारे लिए ये केस जीतना बहुत ही मुश्किल था। और यहाँ पे हिगुरुमा कीता को देख रहा होता है। हिगुरुमा बहुत ही गुस्से वाली नजरों से देख रहा होता है। हिगुरुमा की आंखों में बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। देन सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहाँ पे तकागी पूछते कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तब हिगुरुमा बताता है कि मैं कोई चैंपियन न्यू जो कमजोरों को बचाऊं। मेरी बचपन से आदत है जो भी मैं गलत चीज होते हुए देखता हूं मैं उस चीज को इग्नोर नहीं कर पाता। और यहाँ पे जो लेडी ऑफ जस्टिस होती है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है ताकि वो इक्वालिटी सर्व कर सके, लेकिन यहाँ पे लोग वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सो इस वजह से मैं उन लोगों का हाथ नहीं छोड़ूंगा जिनको मेरे से उम्मीद है, जो चाहते हैं कि मैं उन्हें जस्टिस दिलवा सकता हूँ। सो मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा हमेशा। देन वापस आते प्रेजेंट डे में जहाँ पे
पे हिगुरुमा बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। इसी रिग्रेट एंड नेगेटिव थॉट्स की वजह से उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी ट्रिगर हो जाती है और वो वहाँ पे खड़े होकर टेबल पे हथौड़ा मारने लग जाता है। देन हिगुरुमा के पीछे उसका शिकिगामी अपीयर होता है और सारे देख के वो हैरान रह जाते हैं। वो शिकिगामी उसी की नेगेटिव एनर्जी की वजह से जन्म लिया और यहीं पे एंट्री होती है हमारे नए कलिंग गेम प्लेयर की, हिरोमी हिगुरुमा। देन वापस आते अपने प्रेजेंट डे पे, जहाँ पे मैगमी और यूजी हिगुरुमा को ढूंढ रहे होते हैं। अमारिन बताते हैं कि वो इकेबुकुरो में और रेमी बताती है कि वो शिंजुकू में है। अब देखते हैं इनमें से कौन बंदा झूठ बोल रहा है और कौन बंदा सच बोल रहा है। एंड यहाँ पे मैगमी सोचता है कि हाँ शायद यूजी मेरे को शिंजुकू में मिले और यहाँ यूजी सोचता है कि मेरे को शायद मैगमी इकोबुकुरो में मिले। देन सीन शिफ्ट होता है अमारिन के पास में, जहाँ पे अमारिन कुछ लोगों को खड़े हुए देख रहा होता है। वहाँ पे वो लोग एक दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं। एंड ये अमारिन अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि थोड़े मैच्योर बिहेव करो, यहाँ पे थोड़ा समझदार बन के रहना पड़ता है। ये लोग ना तो पढ़ाई में खास और ना स्पोर्ट्स में, लेकिन ईगो इतना ज्यादा है और इनकी ईगो हर्ट ना हो इसलिए थोड़ी एक्टिंग करो, उनकी बातों में हाँ मिलाओ ताकि फिर तुम्हें दूसरे लोग भी टारगेट ना बना पाए। और तभी पीछे से आवाज आती है, वो उन बुली करने वाले लड़कों को कहता है रुको, और यहाँ पे एंट्री होती है यूजी की। यूजी उन लड़कों को कहता है रुको, उसे मत मारो, और अमारिन कहता है लो एक और आ गया, ये भी अब पिटेगा। एंड तभी उन बुली करने वाले लड़कों में से एक लड़का यूजी की तरफ भागता हो जाता है। एंड तभी यूजी तोदोरी उसे मार देता है। देन दूसरा आता है, यूजी उसे ही खत्म कर देता है। देन जब यूजी इन बुली करने वाले लड़कों को मार देता है, देन यूजी अमारिन से पूछता है तुम कौन हो, और अमारिन उसे बड़ी ऑकवर्ड नजरों से देख रहा होता है। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी प्रेजेंट में, जहाँ पे मैगमी फुशिगुरो को रेमी शिंजुकू में ले जा रही होती है। मैगमी कहता है कि हम शिंजुकू में इकेबुकुरो के रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि जिस एरिया में अभी हम है यहाँ पे बहुत सारी सप्लाईज है। देन रेमी यहाँ पे इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये रास्ता इजी है और मेरा बेस भी यहीं पे पास में, इस वजह से मैं यही रास्ता फॉलो करूंगी। देन दूसरी साइड अमारिन यूजी को ले आता है उसी थिएटर में इकेबुकुरो में, जहाँ पे हिगुरुमा होता है। एंड वहाँ पे अमारिन यूजी को बोलता है कि यही सिनेमा हॉल उसका बेस है और वो तुम्हें यही मिलेगा अगर वो कहीं गया ना हो तो। एंड तभी यूजी एक्साइटमेंट में हिगुरुमा के पास जा रहा होता है और यहाँ पे अमारिन उसे रोकता है कि रुको यार थोड़ा सोच तो लो, तुम एक बार जाने से पहले उसने एक बार हबाबा को भी मारा था। यूजी कहता है यार मैं बहुत जल्दी हूँ, मेरे को अपनी पूरी टीम बनानी है, इस वजह से मेरे को जाना पड़ेगा। और वो कहता है कि हाँ मैंने भी हबाबा को मारा हुआ है, सो मैं हिगुरुमा से भाग जरूर पाऊंगा अगर मैं पिटूंगा तो। सो मिलते हैं। एंड वो अंदर चला जाता है, लेकिन अमारिन यहाँ पे कुछ बात उसे बोलने वाला होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। देन दूसरी साइड जहाँ पे रेमी मैगमी को अपने अड्डे पे लेके जाती है, वहाँ पे गेट खोलते ही मैगमी के आगे एक न्यू सॉर्सरर होता है। वो सॉर्सरर कहता है हिगुरुमा तुम हिगुरुमा को ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं हिगुरुमा नहीं हूँ, मैं रेजी हूँ। और वो कहता है कि तुम्हारे साथ हमने चाल चली, हमने तुम्हें पागल बना दिया। और यहाँ पे मैगमी को बहुत गुस्सा आता है। एंड तभी मैगमी अपने डिवाइन डॉग्स को बुला लेता है। एंड रेजी ये बात समझ जाता है कि मैगमी बहुत ज्यादा ताकतवर है। देन वापस आते हैं यूजी की साइड पे, जहाँ पे यूजी सिनेमा हॉल में एंटर कर जाता है। वहाँ पे उसे दिखता है हिगुरुमा जो कि बाथ टब में कपड़े पहने लेट रखा होता है। हिगुरुमा उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। यूजी बताता है कि तुम क्या कर रहे हो। हिगुरुमा उससे बोलता है कि तुम कभी कपड़े पहन के बाथ टब में लेटे हो, बहुत मजा आता है इस चीज में। और वो कहते हैं स्कूल डेज की बात है, मेरे को कपड़े पहन के स्विमिंग सीखने में ज्यादा मजा आता था, है ना, फनी है ना ये बात। यूजी बोलता हाँ थोड़ी तो फनी है। देन यूजी बोलता है कि तुम हिगुरुमा हो ना। हिगुरुमा बोलता है हाँ, तुम्हें क्या काम है मेरे से। यूजी बोलता है कि मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। एंड यहाँ पे हिगुरुमा बोलता है कि मेरे से बात करने के 5000 येन लगेंगे, वो भी आधे घंटे के लिए, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ। और यूजी यहाँ पे ये बात सुन के हैरान हो जाता है और हिगुरुमा यहाँ बोलता है टेंशन मत लो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। और यहाँ यूजी हिगुरुमा से पूछता है कि तुम्हारे पे 100 पॉइंट्स है ना। एंड यूजी अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये तो एक रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर है ही नहीं, ये जस्ट एक मॉडर्न सॉर्सरर है जिसकी शक्तियां अवेकन हो चुकी है, जिसकी शक्तियां जाग चुकी है और शायद ये मेरी बात सुन ले एंड मान जाए। देन मैगमी रेजी से पूछता है कि तुम्हारे प्लान्स क्या और तुम कितना जानते हो कलिंग गेम के बारे में। ये एक रिचुअल है ना, और यहाँ पे कर्ज एनर्जी का यूज करके जापान के लोगों को एक नए या दूसरे एग्जिस्टेंस में ले जाएंगे या किसी ऐसी चीज में जो हमें भी नहीं पता। देन रेजी बोलता है तुम केनजाकू को जानते हो क्या। और मैगमी यहाँ पे सोचता है अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसे सॉर्सरर्स हैं जो केनजाकू से कनेक्टेड हैं। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी यूजी की साइड पे, यहाँ पे यूजी बोलता है कि इन शॉर्ट मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग तुम्हारे 100 पॉइंट्स का यूज करके एक नया रूल ऐड करेंगे और हम लोग ये जबरदस्ती प्लेयर्स को मारने वाली कंडीशन को कैंसिल करना चाहते हैं। सो इस वजह से हमें तुम्हारे 100 पॉइंट्स की जरूरत है। एंड यहाँ पे हिगुरुमा यूजी को साफ इनकार कर देता है और यूजी पूछता है कि ये भी एक जोक था क्या। हिगुरुमा बताता है कि नहीं, एक जोक नहीं था, मैं देखना चाहता हूँ कि कलिंग गेम के रूल्स में कितना पोटेंशियल है। जैसे कई बार असली दुनिया के लॉस पावरलेस होते, तो मैं देखना चाहता हूँ अगर कलिंग गेम में कोई बंदा रूल तोड़ देता है तो उस बंदे को कैसे ट्रीट करा जाता है या उसको कैसे पनिशमेंट दी जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी मैगमी की साइड पे, जहाँ पे रेजी मैगमी को बताता है कि जो प्लेयर्स की कर्ज एनर्जी यूज करने वाली बात है ये जो शायद एक ब्लफ है या फिर उनका प्लान बी और सी, क्योंकि मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ। मेरे पे 3 रीजंस है। पहला नंबर ऑफ प्लेयर्स, दूसरा जो प्लेयरों की आपस में शक्ति है उनमें बहुत ज्यादा गैप है, तीसरा जो बैरियर रूल्स है। देन रेजी यहाँ पे अपनी थ्योरी को इलेबोरेट करता है। वो कहता है चलो मान लो इस कलिंग गेम में 1000 प्लेयर हैं और 10 कॉलोनियां हैं, यानी कि हर एक कॉलोनी में 100 सॉर्सरर्स हुए। लेकिन इन सॉर्सरर्स के अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसे तगड़े सॉर्सरर्स हैं जो कि हिगुरुमा और काशिमो की टक्कर के हैं और इन्हीं अकेले 2 बंदों ने लगभग 60 सॉर्सरर्स को मार दिया है। और ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही एक ना एक बंदा हर एक कॉलोनी में हो। मैगमी कहता है मेरे को ऐसा लगा था कि शुरुआत से कोई
एक ना एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा होगा वही जिएगा। एंड रेजी यहाँ पे अपनी थ्योरी को और इलेबोरेट करता है। वो कहता है केंजाकू को सच में हमारी अगर कर्ज एनर्जी चाहिए होती तो वो चाहता कि हम लोग जितना देर के लिए लड़े उतना सही है। और उसने एंट्री भी ऐसी रखी कि सारे के सारे लोग आसमान से नीचे गिरेंगे, जिसमें से कुछ लोग शुरुआत में ही मर गए। सो अगर वो सच में हमारी कर्ज एनर्जी चाहता तो वो हमें मारना क्यों चाहता, वो ऐसी एंट्री क्यों डिसाइड करता। मेरे को ऐसा लगता है कि जब एंड में सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर बचेंगे, केंजाकू गेम पे बॉम्ब गिरा के गेम को खत्म कर देगा, उन सारे सोर्सरर्स को भी। देन वापसी सीन शिफ्ट होता है यूजी की साइड पे, जहाँ पे हिगुरुमा बताते हैं मैं देखना चाहता हूँ ना तो कलिंग गेम में कोई सरकारी लॉयर है और ना कोई कंप्लेंट करेगा, लेकिन अगर किसी ने लॉस तोड़े तो उसके साथ कैसा व्यवहार करा जाएगा। इस वजह से मैं कलिंग गेम को जल्दी खत्म नहीं होने दूंगा। और वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ इसके रूल्स, खासकर 2 और 8, जहाँ पे अगर तुमने रूल को ब्रेक करा तो तुम्हारी टेक्निक, तुम्हारी कर्ज एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी और तुम मर सकते हो। देन यूजी हिगुरुमा को बोलता है कि कलिंग गेम खुद एक रिचुअल है, सो हमें कुछ भी ऐसे हरकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त सारे जापान के लोगों की जान दांव पे लगी हुई है। हिगुरुमा कहता है ये जस्ट एक एक्सक्यूज है तुम्हारा, और जो कलिंग गेम है मैंने सुना वो हमेशा के लिए चलती रहेगी। देन यूजी यहाँ पे बहुत सोचता है और वो कहता है कि हिगुरुमा मेरे को तुम्हारे 100 पॉइंट्स यूज करने दो और नहीं तो मेरे से तुम लड़ो। एंड यहाँ पे हिगुरुमा एट ए टाइम रेडी हो जाता है। वो अपने बाथ टब से उठता है और वो कहता है कि तुमने कभी उस बंदे को मारा जिसे तुम नहीं मारना चाहते, ये फीलिंग और बेटर लगती है। एंड तभी हिगुरुमा अपना हथौड़ा निकाल लेता है एंड उसका शिकिगामी अपीयर हो जाता है। एंड यूजी यहाँ पे सोच रहा होता है कि इसके पास 100 पॉइंट्स है, सो इसने एटलीस्ट 20 सॉर्सरर्स को मारा होगा, सो मैं इसके पास नहीं जा सकता, नहीं तो मेरे को मार देगा, मेरे को इससे दूर से टैकल करना होगा। एंड तभी हिगुरुमा अपना डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है डेडली सेंटेंसिंग। देन सीन शिफ्ट होता है केंजाकू की साइड में, जहाँ पे केंजाकू कुछ लोगों से मीटिंग करने गया होता है और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 में देखेंगे कि केंजाकू का आगे क्या प्लान है और रेजी की थ्योरी सही निकलती है या नहीं, कि केंजाकू एंड में सारे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर्स पे बॉम्ब गिरा के उन्हें खत्म करते हैं या नहीं। जेजेके सीजन 3 एपिसोड 9 आ चुका है। एपिसोड 8 में हमने देखा था जहाँ पे केंजाकू किन्हीं लोगों से मीटिंग करने गया था और रेजी का कंक्लूजन ये निकला था कि वो लास्ट में सारे के सारे पावरफुल सोर्सर्स को इकट्ठा करके उन पे बॉम्ब गिरा देगा और गेम को वहां पे खत्म कर देगा। अब देखते हैं एपिसोड 9 में। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहाँ पे हिगुरुमा अपना डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिवेट कर देता है और यूजी सोचता है कि इससे पहले डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिवेट करे मैं इसको पहले ही मार देता हूँ। देन जैसे यूजी हिगुरुमा की तरफ भागते हुए जाता है, हिगुरुमा का डोमेन एक्सपेंशन फैल रहा होता है और जैसे यूजी हिगुरुमा की तरफ अटैक करता है, उसे पंच करने की ट्राई करता है, वैसे ही उसका पंच ऑटोमेटिक रुक जाता है। देन हिगुरुमा यहाँ पे रिवील करता है कि मेरे डोमेन में जो भी वायलेंट एक्ट्स है वो अलाउ नहीं है, सो हम यहाँ पे मारधाड़ नहीं कर सकते और ये चीजें हम दोनों के लिए लागू होती हैं। देन एट ए टाइम यूजी का कोर्ट में ट्रायल होता है एंड हिगुरुमा जजमेंट को बोलता है कि यूजी की कार्रवाई शुरू की जाए। देन जजमेंट बताता है कि यूजी तदोरी तुम 18 साल के हो, फिर भी तुम माजी वेगस में गए थे जो कि सेंडाई मियागी में है एंड वो एक गैम्बलिंग क्लब है और तुम 18 साल के, सो तुम्हारे लिए वहां एंटर करना एक इलीगल चीज है। देन हिगुरुमा बताता है कि जजमेंट के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो मेरे को भी नहीं पता होती और ट्रायल में दोनों साइड्स की बातें इंपॉर्टेंट है। देन हिगुरुमा बताता है ये जो मेरे हाथ में एविडेंस है ये जजमेंट ने पेश की है मेरे आगे, लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि ये तुम्हें गिल्टी प्रूफ करवाए, लेकिन तुम्हें अपनी बात आगे रखनी होगी, अपने ऊपर लगे इल्जामों को दूर करना होगा और जजमेंट से अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा। देन यूजी हिगुरुमा के कोर्ट पे लगा हुआ बैच को देखता है और वो सोचता अच्छा ये एक लॉयर है। देन उसे टेंजन की बातें याद आती है कि हिगुरुमा एक ओल्ड सोर्सरर तो नहीं है, वो मॉडर्न सोर्सरर है, लेकिन ये बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। इसका रीजन ये है कि उस वक्त डोमेन्स में आज जैसा श्योर हिट अटैक नहीं होता था। डोमेन के अंदर बस यूजर की टेक्निक को एडवांटेज मिलता था। श्योर हिट अटैक मतलब कि तुम्हारा मरना कंफर्म है, 100% तुम पे अटैक जाएगा और तुम उससे बिल्कुल नहीं बच सकते। ये मॉडर्न सोर्सरर्स की टेक्निक होती है, लेकिन पुराने सोर्सरर्स थे उनके डोमेन में ऐसा नहीं होता था। जो बंदा डोमेन बनाता था सिर्फ उसको एडवांटेज मिलती थी। ये पुराने डोमेन का बेसिक सिस्टम था, लेकिन जब सोर्सरर्स ने श्योर गिल्ड डोमेन्स को बनाने पर फोकस किया तब डोमेन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया और बहुत कम लोग उसे यूज कर पाते थे। इसलिए हिगुरुमा का डोमेन थोड़ा डिफरेंट है एंड यूजी यहाँ पे समझ गया कि इसका मतलब इसका डोमेन मेरे को नहीं मार सकता, ये जस्ट एक कोर्ट ट्रायल की तरह है। देन हिगुरुमा बताते कि हम दोनों बारी बारी बोलेंगे, लाइक मैं एविडेंस प्रूफ करूंगा और तुम उसे गलत प्रूफ करोगे एंड इसी के बेसिस पे जजमेंट तुम्हें बताएगा कि तुम गिल्टी हो या नॉट गिल्टी हो। देन यूजी पूछता अगर मैं गिल्टी प्रूव हुआ तो जजमेंट क्या करेगा। हिगुरुमा बताता है कि मैं तुम्हें ये सब तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम्हें 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला तुम चुप रहो, दूसरा तुम कन्फेस करो और तीसरा तुम उस चीज को इनकार दो, लेकिन जब तुम उस चीज को इनकारोगे उस चीज में तुम झूठे भी साबित हो सकते हो। देन यूजी बोलता है अच्छा तो इसका मतलब मैं इस ट्रायल में झूठ भी बोल सकता हूँ। हिगुरुमा बोलता है अगर सब सच ही बोलते तो कोर्ट बने ही क्यों होते। देन हिगुरुमा यहाँ पे यूजी से गैम्बलिंग हाउस में जाने की वजह पूछता है कि ठीक है अब तुम अपना एक्सक्यूज बताओ। देन यूजी बोलते हैं कि मैं पाचिनको पैलेस में गया भी था, सो मेरे को नॉट गिल्टी प्रूव होने के लिए क्या झूठ बोलना पड़ेगा एंड उस एविडेंस में क्या है। देन यूजी सोचता है कि मैं क्या बोलूं और उस पे 3 ऑप्शन होते। ऑप्शन 1 कि अगर एविडेंस ये ना बता पाए कि मैं गैम्बलिंग हाउस में घुसा था या नहीं तो मैं इस सिचुएशन में या तो चुप रह सकता हूँ या फिर इस चीज को इनकार कर सकता हूँ। एंड ऑप्शन 2 कि हाँ मैं यहाँ पे घुसा था, देन मेरे को एक एक्सक्यूज बनाना पड़ेगा कि मैं किसी और वजह से गया था, मे बी टॉयलेट
टॉयलेट यूज करने, लेकिन अगर पहले के मुताबिक मैं वहाँ पे घुसा था एंड मैं ये चीज एक्सेप्ट कर लूं तो मैं मरा। एंड ऑप्शन 3 कि अगर उस एविडेंस में ये भी है कि मैं वहाँ पे घुसा था एंड इवन मैं खेल के वहाँ जीता था तो मैं गया। एंड इस सिचुएशन में मेरे को मानना ही पड़ेगा कि मैं वहाँ पे गया था। एंड मैं ये प्रे करता हूँ कि गिल्टी प्रूव होने के बाद जो पनिशमेंट मिलेगी वो ज्यादा बड़ी ना हो। देन यूजी यहाँ पे ऑप्शन 2 चुनता है और यूजी बोलता है कि हाँ मैं वहाँ पे गया था लेकिन जस्ट मैंने वहाँ का वॉशरूम यूज करा था। एंड यूजी सोच रहा होता है कि शुक्र है अगर मैं ऑप्शन 3 चुनता तो मेरे को नहीं लगता ये लोग मेरे पे कोई दया करते मेरे को गिल्टी प्रूफ करने के बाद एंड मे बी बहुत बड़ी पनिशमेंट देते। सो सही है मैंने ये ऑप्शन चुना। देन हिगुरुमा अपने एविडेंस पेश करता है एंड उस फोटो में यूजी एक सेकंड हैंड शॉप में खड़ा होता है जो कि माजी वेगस में होती है और हिगुरुमा बताता है कि ये फोटो तो किसी और दुकान की है लेकिन तुमने खुद एडमिट करा कि तुम गैम्बलिंग हाउस में घुसे थे, इसका मतलब तुमने वहाँ खेला भी होगा। सो इस फोटो को देख के तुम्हारा एक्सक्यूज देख के इससे ये प्रूव होता है कि तुम वहाँ पे टॉयलेट के लिए नहीं घुसे थे, तुमने गैम्बलिंग करी। और जापान में 18 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए गैम्बलिंग खेलना इलीगल है, लेकिन आर्टिकल 130 के हिसाब से हम माइनर्स को डायरेक्ट पनिश नहीं कर सकते। देन यूजी बोलता है ये एक चीटिंग है, मैं कुछ भी बोलूं वो चीज कोई मैटर नहीं करती। देन हिगुरुमा बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो, तुमसे यहाँ सिर्फ पूछा गया था कि तुम माजी वेगस में घुसे हो या नहीं, क्योंकि कैश आउट बूथ और माजी वेगस दोनों अलग जगह एंड तुम्हारी फोटो कैश आउट बूथ में ली गई है। सो तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बोलना था कि माजी वेगस मैं उस जगह को जानता ही नहीं और इस चीज से तुम्हारे पे लगे एलिगेशंस डिनाई हो जाते। देन हिगुरुमा बोलता है अरे हम तो जजमेंट की वर्डिक्ट पे थे ना। देन हिगुरुमा अपने हथौड़ा पीटता ताकि जजमेंट यूजी को पनिशमेंट सुना पाए। तो जैसी जजमेंट पनिशमेंट सुना देता है वैसे ये दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और यूजी रियलाइज करता है मैं तो रियल वर्ल्ड में आ गया लेकिन मैं वहाँ पे गिल्टी प्रूव हुआ। बट इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता एंड एट अ टाइम हिगुरुमा यूजी पे अटैक कर देता है एंड अपना हथौड़ा फेंक के मारता है एंड यूजी उस टाइम रेडी नहीं होता। देन हिगुरुमा दोबारा से यूजी पे अटैक करता है एंड यूजी पीछे जाके गिरता है एंड यूजी रियलाइज करता है कि ये जो हिगुरुमा का हथौड़ा है इसे ये कभी भी गायब कर सकता है और कभी भी वापसी ला सकता है एंड इवन ये इसका साइज भी चेंज कर सकता है। सो मेरे को इससे बच के रहना पड़ेगा। और दूसरी साइड हिगुरुमा सोचता है कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस बीच यूजी अपनी कर्स्ड एनर्जी का यूज बिल्कुल नहीं कर पाता क्योंकि वो गिल्टी प्रूव हो जाता है एंड गिल्टी प्रूव होने के बाद जो भी सॉर्सरर्स की शक्तियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। देन सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहाँ पे हिरोमी हिगुरुमा सिर्फ 36 साल का होता है और उसने फैकल्टी ऑफ लॉ एट टी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा एंड उसने लॉ स्कूल सिस्टम आने से पहले बड़े से बड़े चैलेंजेस पार कर लिए थे जिसमें पुराने बार एग्जाम भी शामिल थे और हिगुरुमा के लिए ये चीजें बहुत ही सिंपल थी एंड वो एक जीनियस था और ये सारी बात टेंजन बता रहा होता है। एंड हिगुरुमा के लिए सबसे बड़ा टैलेंट ये था कि वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर था जिसपे डोमेन बनाने की शक्ति शुरुआत से थी और उसने अपनी ही टेक्निक को एनालाइज करा और उस पे वर्क करा और साथ ही साथ उसने बैरियर टेक्निक्स पे भी काम करा। एंड यही बातें बताते वक्त इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है जिसमें हिगुरुमा यूजी पे हावी हो रहा होता है लेकिन यूजी सारे के सारे अटैक्स टैकल कर रहा होता है। देन हिगुरुमा यूजी पे अपना हथौड़ा फेंक के मारता है एंड यूजी उसे भी टैकल कर लेता है एंड तभी हिगुरुमा उस पे उड़ते हुए आता है एंड टेंजन यहाँ पे आगे और बातें बताता है कि उसने कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल के थ्रू रीइंफोर्समेंट समझ लिया और अवेकनिंग के सिर्फ 12 दिन के अंदर ही उसका लेवल दूसरों के बराबर हो गया और वो एक ग्रेड 1 सॉर्सरर बन गया। लेकिन कॉलोनी में घुसने से पहले उसने कर्सेस यूज करे थे और उसने बहुत सारे लोगों को भी मारा, अराउंड 20 सॉर्सरर्स एंड इसी वजह से उसके 100 पॉइंट्स है। एंड यहीं पे यूजी नीचे पड़ा होता है जमीन पे एंड हिगुरुमा अपने हथौड़े का यूज करके यूजी को मार रहा होता है लेकिन यूजी वहां से बच के निकल जाता है। देन हिगुरुमा अपने हथौड़े की हाइट लंबी कर लेता है एंड यूजी पे अटैक करता है लेकिन यूजी उससे ही बच जाता है। लेकिन उसके बाद भी हिगुरुमा उस पे लगातार अटैक करता रहता है और यूजी उसके अटैक्स को टैकल करता है। यूजी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो अपनी कर्स्ड एनर्जी भी यूज नहीं कर सकता। देन यूजी हिगुरुमा से बच के भाग रहा होता है। हिगुरुमा बहुत सारे हथौड़ों का यूज करके यूजी की तरफ फेंकता रहता है और यूजी बचते बचते एक जगह पे छुप जाता है और हिगुरुमा बताता है कि तुम अब अपनी कर्स्ड एनर्जी तो यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। यूजी कहता है ये चीजें तुमने करी है ना मेरे साथ। हिगुरुमा बताता है तुम्हारी शक्ति अभी तुम थोड़ी देर के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम कोर्ट ट्रायल में गिल्टी प्रूव हुए हो। एंड हिगुरुमा यहाँ पे सोच रहा होता है कि इस पे अभी अपनी कर्स्ड एनर्जी नहीं है लेकिन फिर भी ये मेरे से इतनी अच्छी तरह लड़ रहा है। लेकिन दूसरी साइड यूजी हिगुरुमा से छुप छुप के बच के धीरे धीरे जा रहा होता है लेकिन तभी एक कैन का डब्बा हिगुरुमा की साइड गिरता है एंड हिगुरुमा समझ जाता है कि यूजी किस साइड है और वो तभी अपने गैवल का दोबारा यूज करता है, गैवल यानी कि हथौड़ा, और वो उस लोहे की सीढ़ियों को गिरा देता है एंड यूजी उन लोहे की सीढ़ियों पे लटक जाता है और वो सीढ़ियां हिगुरुमा की साइड गिर रही होती है। देन तभी यूजी बाथटब के पास गिर जाता है एंड हिगुरुमा यूजी के पास अटैक करने आता है। तभी यूजी बाथटब को उठा के हिगुरुमा पे फेंक देता है लेकिन हिगुरुमा को कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो यूजी पे अपने गैवल का यूज करता है और यूजी उसके गैवल के नीचे दब जाता है लेकिन यूजी कोशिश करता है मैं ना दबूं, वो उसे उठाने की कोशिश करता है और यूजी की ये शक्तियां देख के हिगुरुमा हैरान रह जाता है एंड यूजी तभी हिगुरुमा को कोड क्रैक कर लेता है और वो बोलता है कि मेरे को एक और ट्रायल चाहिए, मेरे को एक सेकंड चांस चाहिए। देन तभी वापसी ये दोनों पहुंच जाते हैं हिगुरुमा के डोमेन एक्सपेंशन में जहाँ पे यूजी की पेशी दोबारा की जाती है और हिगुरुमा कहता है कि तुम आखिर समझ गए। देन दोबारा टेंजन बताता है कि जिस भी बंदे की हिगुरुमा के कोर्ट में पेशी की जाएगी उसे दोबारा ट्रायल मिल सकता है अनटिल एंड अनलेस वो बंदा अपना गिल्ट खुद एक्सेप्ट ना करे, जब तक जजमेंट उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। देन यूजी बोलते पूछो
पूछो मेरे से क्या पूछना चाहते हो तुम। देन जजमेंट बोलता है कि 31 अक्टूबर 2018 शिबुया में तुम्हें मास मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया है। और तभी यूजी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है हाँ मैं नहीं कर रहा था वो, और ना तो ये झूठ है और ना मैं इस चीज को इनकार कर रहा हूँ। और तभी जजमेंट गुस्सा हो जाता है एंड वो यूजी को अपनी पनिशमेंट सुनाता है। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी पास्ट में, जहाँ पे हिगुरुमा एक योशिजावा नाम के बंदे से मिलता है। और हिगुरुमा बताता है कि अगर ड्राफ्ट की बात है वो तो मैंने थोड़ी देर पहले सबमिट कर दिया। देन मिस्टर योशिजावा बोलते हैं कि अरे हाँ वो तो मैंने पढ़ लिया तो, और वो बहुत शानदार था, लेकिन मैंने सुना तुम एक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हो ना, और तुम इतने जीनियस हो तो तुम जज के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते। देन सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हिगुरुमा यूजी को देख रहा होता है एंड वो अपने गैवल को स्वॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन में बदल देता है। और यहाँ पे टेंजन बता रहा होता है कि जजमेंट जो सबसे बड़ी पनिशमेंट दे सकता है वो सिर्फ एक डेथ पेनल्टी है, लेकिन तुम्हारे केस में तुम्हारी कर्ज एनर्जी जजमेंट ने ऑलरेडी खत्म कर दी है और हिगुरुमा के हाथ में स्वॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशनर भी है। सो उस स्वॉर्ड से जिस बंदे पे भी हमला करा जाएगा वो बंदा मर जाएगा। एंड हिगुरुमा बोलता है क्या तुम्हें सब लोग कमजोर नजर आते हैं, चाहे तुम कितनी भी पवित्र सूल बनने की इच्छा करो, लेकिन उस रास्ते के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने जो अंधेरा है वो बस अंधेरा ही है, और अगर तुम एक रोशनी भी जला दो तब भी उसके आगे सिर्फ एक चमकती एम्प्टीनेस है जो कि हर जगह फैली हुई है। और तभी यूजी हिगुरुमा की तरफ भागता है। देन लड़ाई करते वक्त हिगुरुमा अपने पास्ट की बातें याद करता है एंड वो योशिजावा को बोलता है कि मैं जज नहीं बनना चाहता। देन योशिजावा उससे पूछते हैं कि मैं तुमसे इतना तो पूछ ही सकता हूँ ना कि तुम क्यों नहीं बनना चाहते। देन हिगुरुमा बताता है कि लोग जो होते हैं वो कमजोर और बदसूरत होते हैं, और मेरे जैसे इंसान के लिए जिसे प्रमोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो मेरे पे ये चीज सूट नहीं करती। देन तभी हिगुरुमा अपनी स्वॉर्ड से यूजी पे अटैक करने जा रहा होता है और वो मन ही मन में सोचता है तुमने अपना गिल्ट को एडमिट क्यों करा। और बैकग्राउंड में टेंजन बता रहा होता है कि जो एविडेंस का कंटेंट होता है जजमेंट के सबमिट करने से पहले ही वो सारी चीजें सिस्टम को पता होती है। और यहाँ पे हिगुरुमा मन में सोच रहा होता है जो मेरे पे एविडेंस था वो एक डेविल के खिलाफ था जो कि सुकुना था, जिसने तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हें कंट्रोल करा एंड उन सारे लोगों को मार दिया। वो मास मर्डर हुआ, वो सब चीजें सुकुना की वजह से हुई। एंड जैसे हिगुरुमा यूजी के क्लोज आता है यूजी उसे बहुत तेज की पंच मारता है एंड हिगुरुमा पीछे जाके गिर जाता है। एंड यहाँ पे हिगुरुमा बताता है आर्टिकल 39 पैराग्राफ 1 के हिसाब से जो भी बंदा होता है अगर उसकी बॉडी उसके खुद की कंट्रोल में नहीं होती तो वो बंदा निर्दोषी साबित हो जाता है। और शिबुया में तुम्हारी बॉडी सुकुना ने पोजेस कर रखी थी। देन यूजी बोलता है कि तुम सुकुना के बारे में कैसे जानते हो। हिगुरुमा बताता है इन सब बातों का मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी खुद के कंट्रोल में नहीं थी और वो कंट्रोल भी तुमने जान के नहीं खोया था। सो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम निर्दोषी साबित हुए। और यूजी यहाँ पे बोलता है कि वो एक्चुअल में मेरी ही गलती थी कि मैं कमजोर था, इसी वजह से सुकुना मेरी बॉडी पे हावी हो गया। और यूजी यहाँ पे हिगुरुमा से सवाल करता है कि तुम मेरे पे अटैक करते हो अपनी टेक्निक में ढीले क्यों पड़ गए। हिगुरुमा बताता है कि मैं अपनी पुरानी बातें याद करने लग गया था कि ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो बहुत कमजोर हैं। देन हिगुरुमा बोलता है आओ बैठो मैं तुम्हें अपने 100 पॉइंट्स दूं। और वो यूजी से सवाल करता है कि तुमने कभी अपनी मर्जी से किसी बंदे को मारा है। देन यूजी यहाँ पे वो चीज भी एक्सेप्ट कर लेता है बट रिग्रेट में। वो कहता है हाँ मैंने मारा है। देन हिगुरुमा यहाँ पे कोगाने को बोलता है कि एक नया रूल ऐड कर दो कि प्लेयर्स आपस में अपने पॉइंट्स को शेयर कर पाए, एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाए। एंड कोगाने यहाँ पे रूल 10 ऐड कर देता है जहाँ पे प्लेयर्स एक दूसरे को अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड हिगुरुमा यहाँ पे एक पॉइंट यूजी को भी ट्रांसफर कर देता है। एंड हिगुरुमा यहाँ पे जाते हुए बोलता है कि अब से लेके 19 दिन तक हमारी कर्ज एनर्जी कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। और यूजी बोलता है कि हिगुरुमा अब तुम कहाँ जा रहे हो और अगर तुम चाहो तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। एंड यहाँ पे हिगुरुमा बोलता है कि और जो बचे 2 पॉइंट्स है वो 2 पॉइंट्स उन जज और प्रोसिक्यूटर को दे दो जिनको मैंने टोक्यो में आने से पहले मार दिया था। और जब बैरियर्स खुल जाएंगे शायद मैं खुद को अथॉरिटीज के हवाले कर दूंगा क्योंकि मैंने वो क्राइम करा है, मैंने जज और प्रोसिक्यूटर को मार दिया है। और तब तक मैं सोचता हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। और जाते जाते हिगुरुमा बोलता है कि तुमसे मिलने के बाद मैं खुद को हेट करने लग गया हूँ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा लेकिन सॉरी और मिलते हैं। एपिसोड 9 यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 10 में देखेंगे कि हिगुरुमा इनकी टीम में आता है या नहीं, एंड दूसरी साइड देखेंगे कि मैगमी रेजी की टीम ज्वाइन करता है या नहीं। वो आगे अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो करो लाइक, एंड एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। वो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।